बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। क्या कहूँ आपको, वेलकम कहूँ। और अब हम भी मुझे बड़ी वेलकम बैक। थैंक यू सो क्या मच। हाल है आपके? काश कि आप सही मायनों में कह पाती, लेकिन रात को मेरी आमद हो गई थी। सही बात है, लेकिन आप दिन में कहाँ थे और रात में क्यों आमद हुई? ये तो रात में तो किसी और की आमद। रिकवरी जो है ना, उसमें टाइम लग रहा था। लेकिन नहीं, हमने जी आपको वेलकम किया, टीम भी आपको वेलकम करी, so और आपका जो अपना शो है इसमें हम आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया क्योंकि आप कहते हैं ना कि जाना माना पहचाना फिदवी जी अशफाक इसाक सती, तो वो मैंने सोचा कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना, इसलिए ओह माय गॉड। तो नासाजियत तबा के बायस मैंने कहा थोड़ा सा इस मौके को अपनाएं। बहरहाल और भी कई लोग हैं जो कई दिनों के लिए गायब थे, लेकिन देखें हमने कितना उनको याद किया। वो अप्रूव्ड गायब थे, वो बिला इजाजत नहीं गायब हुए थे, और साथी एंकर को भी पता था कि वो छुट्टियों पे गए हैं। तो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आपके दिन का आगाज़ मुझे देख के बिलखुसूस और सदफ को रोज़ देख के अच्छा हुआ होगा। तो आई एम श्योर एवरीथिंग इज़ फाइन टूवर्ड्स यू। और बाकी क्या चल रहा है वैसे? व्हाट्स गोइंग ऑन? सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, और इस सियासत की वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक अरसे से हम भूल गए थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की नोकझोंक क्या होती है। ओहो, जो हम कभी 90s की सियासत का हवाला देते हैं। और आप ये देखें कि उसके अंदर फिर एमक्यूएम पाकिस्तान भी दिखाई देती है कभी कभी। फिर उसके बाद उस वो तो बड़े मजे से कोई लुकमा भी दे के, लेकिन नहीं, उनका कंसर्न भी जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन मसला ये है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ कि सबको पता है घरों में जो बिजली के बिल आ रहे हैं, और कोई एक तबका इससे परेशान नहीं है, पूरा पाकिस्तान इससे परेशान है जो बिजली के बिल्स आए हैं। अब हुआ ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ वज़ीर आला पंजाब जो उनकी बेटी हैं मरियम नवाज साहिबा वो भी थी, और उन्होंने ऐलान किया कि 500 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करेंगे, जिनका बिल आएगा 500 यूनिट तक, उनको 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। और ये रिलीफ आपको पता है कि ज़ाहिर है इस वक्त जो बिजली के बिल है उसमें लोगों ने इसको बड़े मियाँ साहब ने ऐलान किया। जी हाँ, बड़े मियाँ साहब ने ऐलान किया पंजाब के अवाम के लिए। अब वहाँ से मसला पिक हुआ कि भाई ये रिलीफ जो है पूरे मुल्क को मिलना था, सिर्फ पंजाब को। और ये बात उन्होंने 16 अगस्त को की। ये 16 अगस्त को की ऐलान करना था वज़ीर आला पंजाब ने, लेकिन उन्होंने किया। हाँ अच्छा, हाँ। सो ये ज़ाहिर है यू नो कि एक इनकी लेगेसी भी है साथ साथ मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, राइट फ्रॉम द टाइम जब दोनों जेल गए थे, तो हम ये देखते हैं। लेकिन दूसरे ये कि अब उस पर ज़रा सा जो बयान पहला आया वो आया गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का। उन्होंने कहा जब पंजाब के अवाम को रिलीफ मिला तो सिंध हुकूमत भी ऐसा ऐलान करे, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने बेसिकली अपने इसके ऊपर मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि आप पंजाब के नहीं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। उसके ऊपर फिर ये प्यारी करके फिर ये स्टेटमेंट शुरू हुई थी। तो फिर मरियम साहिबा ने भी उस पर कहा कि भाई हमने ये जो 45 अरब रुपए दिए हैं ये पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से देके 2 महीने के लिए रिलीफ दिया है, तो आप भी ऐसा कर लें, सिंध हुकूमत से कह दें। तो वहाँ से ये डिबेट शुरू हुआ। अब मसला ये है कि ये सारे मेजर्स हैं फायर फाइटिंग मेजर्स, यानी कि इस वक्त निकाल दिया। वो जो आपको याद होगा वो PSDP का तस्करा कर रहे थे। तो आई रिमेंबर कि रात को वसीम अदामी के शो में मिफ्ता इस्माइल साहब से भी इससे मुताल्लिक सवाल हो रहा था कि भाई ये PSDP से पैसे निकाल के क्या इधर खर्च हो रहे हैं या क्या तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है, बिकॉज़ ये खाम में रिलीफ तो नहीं होना चाहिए। रिलीफ का या तो लॉन्ग टर्म हो कि मुसलसल आवाम को रिलीफ मिले और पूरे मुल्क में रिलीफ मिले, और ये नहीं कि आपने इधर से पैसे निकाल के अभी डाल दिए। मिफ्ता साहब ये भी फरमा रहे थे कि जब पंजाब ऐसा कर सकता है कि उनका जो तरक्याती बजट है उसमें से वो रिलीफ दे रहा है, तो बाकी सूबे भी ऐसे कर लें। अच्छा, अब हुआ ये है कि इस पे जब एक दूसरे के खिलाफ बयानात यूँ शुरू हुए कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कह दिया कि बेवकूफ़ी है। उनका स्टेटमेंट ये था कि बेवकूफ़ी और इस तरह के ऐलानात जो हैं वो नहीं करने चाहिए, बाकी सूबे जो हैं मुश्किल में आ जाते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा ने भी इस पर लबकुशाई कर दी। ज़ाहिर है जब उनके इस इक़दाम को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया तो जो उन्होंने अल्फाज कहे तो वो तो जाके काफ़ी ज़्यादा पीपल्स पार्टी को लगे, क्योंकि वो ये कहती हैं कि ज़रा जो हमें बेवकूफ़ी कह रहे हैं वो ये बताएं कि शहाना प्रोटोकॉल, गाड़ियों और हेलीकॉप्टर पर दौरे बेवकूफ़ी नहीं, और करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी तो नहीं। ज़रा सुन लेते मरियम साहिबा क्या कह रही हैं।
अच्छा, फिर इससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा था, बेसिकली हम सिर्फ तस्करा करते चलें उसका, कि वो कह रहे थे कि भाई ये तो मामला ये है कि अपने वसाइल से फ़ायदा उठाते होते उन्होंने रिलीफ दिया है पंजाब के आवाम को, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो खैर ये तो वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू थी। अच्छा, वज़ीर आला सिंध की जो बात हम कर रहे थे, तो वो ये कह रहे हैं कि वफाक ने सिंध को विंड और सोलर प्लांट लगाने से रोका, अब खुद सोलर पैनल स्कीम लाकर बहरान का हल उसे करार दे रहे हैं। और फिर अंग्रेज़ी की कहावत का हवाला भी दिया उन्होंने कुछ, कि काम ख़राब करके दुरुस्त करने के लिए मज़ीद पैसे पानी में फेंको, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की पलवश खान, उन्होंने मरीम नवाज़ को भी जवाब दिया और कहा कि जिन्होंने अवाम का पैसा लूटा उनसे वोट लेकर हुकूमत और बजट बनाना, उसी बजट से रिलीफ देना किस जुमरे में आता है। देखिए सर, अंग्रेजी में एक कहावत होती है, थ्रोइंग मनी आफ्टर बैड। उसका मतलब ये होता है कि काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के मुताबिक, उनकी गाइडेंस में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गाइडेंस में एक मुकम्मल ऐसा सोल्यूशन देंगे जो कि बिजली का जो बहरान जो पैदा किया हुआ, जिन लोगों ने महंगे बिजली घर लगाए, अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, MNV ड्रेन किसने बनानी है? वफाक ने बनाई है? नहीं बना। तो यहाँ पे तो पैसे खर्च नहीं कर रहे सिंध के लोगों के लिए। अब ये पैसे अचानक कहाँ से आ गए? करप्शन का पैसा, और किस्म फिर करप्शन के पैसों मालूम से वोट ले रहा तो हराम है। जो करप्ट है, जो आवाम की मालो दौलत जो है उस पर डाका डाल के अपनी जेबें भर रहे हैं, उनसे वोट लेके हुकूमत बनाना और बजट बनाना और उसी बजट के ऊपर फिर ये रिलीफ देना, ये सब फिर किस जुमरे में आता है? ये सब पैसा पाकिस्तान का पैसा है। जो बिजली के रेट बढ़े हैं, ये भी फेडरल काबीना ने और वजीर आजम ने बढ़ाए हैं, और इनका इतलाक चारों सूबों पर हुआ, जैसे भी हुआ। अब अगर कोई रिलीफ है तो रिलीफ का हक जो है वो तमाम सूबों का बनता है। अब कामरान जसोरी साहब जब किसी बात का इरादा कर लेते हैं तो फिर वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। अब उन्होंने सिर्फ ये बयान ही नहीं दिया, उन्होंने बाकायदा अब ख़त लिख दिया है वज़ीर आला सिंध को, और उस ख़त में वो ये कहते हैं जी पंजाब हुकूमत की तरह रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएँ और हमारी पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, तो सूबे के मफाद की बात होनी चाहिए। तो ये ख़त आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा ये ख़त है जो उन्होंने वज़ीर आला सिंध को लिखा है। सो यानी अब इन राइटिंग भी ये डिमांड कर ली गई है। इट्स अ वेरी गुड थिंग इन द सेंस के वो बयानात नहीं देते, वो एक्चुअली उनकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई देती है उनकी स्टेटमेंट्स में, यानी कि देयर इज़ ऑलवेज अ मेथड। तो अब ये है कि उन्होंने इस हवाले से ख़त लिख दिया, तो क्या कुछ फरमाया भी? आई थिंक आपको ज़रा दिखाते हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध को ख़त लिखा है। मैंने एक ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लिखा कि वफाक हमारे इस सूबे के लिए ना कुछ मुख्तस करे ताकि मेरे सिंध के बेज़रर लोग वो महंगी बिजली मद में पैसे नहीं दे सकते। हमें भी इस सूबे में बिजली, पानी, गैस और आला तालीम देनी। मेरा और सिंध गवर्नमेंट का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ आए हम सब मिलकर वफाक से बात करें। मेरी चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनका और वज़ीर आज़म का एतमाद है, इसीलिए आज तक अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाए रखा है। और अगर कोई छोटी मोटी नाराज़गी है भी, आज दुआ किए सूबे के लिए तो वो भी दूर कर दें। वैसे अगर सच पूछें तो लोग मुझे अवामी गवर्नर कहते हैं। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देने के लिए बिलाल अज़हर कियानी साहब। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा बताइएगा, अब ज़ाहिर है जो हम ये नोक झोंक देख रहे हैं, ये सारा स्टार्ट हुआ क्योंकि एक डिबेट ये भी हुई कि नवाज शरीफ साहब वफाक की सतह के लीडर हैं, तो पंजाब के लिए ऐलान करना काफ़ी नहीं था, पूरे मुल्क के लिए करते। अब यहाँ से फिर सिंध हुकूमत कहती है जी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। सो अब तनकीद का ये सिलसिला जो जारी है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मैंने देखा है जो पिछले 2 दिन बयान आए हैं, मेरे ख्याल से जी नहायत अनफॉर्चुनेट है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है जी, और पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, उसके तहत ही ये वफाक में हुकूमत बनी और ये हमने गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी उठाई। मगर देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पे कि जो पंजाब हुकूमत ने ये एक तारीख़ी एक पैकेज अनाउंस किया है, रिलीफ मेजर अनाउंस किया है पंजाब के बिजली के सारिफिन के लिए, जिसमें 45 अरब रुपए पंजाब की हुकूमत अपने ही वसाइल में से खर्च करके 200 से 500 यूनिट तक के पंजाब के सारिफिन के 14 रुपये फ़ी यूनिट का बोझ उठाएगी अगले 2 महीने के लिए। ये तो एक ऐसा स्टेप है जो
सराहा जाना चाहिए। और देखिए इसके अंदर तो पहले वफाकी हुकूमत ने आपने देखा कि 0 से 200 यूनिट तक के सारिफीन, जो कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के 86% सारिफीन बनते हैं, पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक उनको ये रिलीफ दिया गया 50 अरब रुपए की सब्सिडी की सूरत में, जिसमें उनके रियायती नर्ख बरकरार रखे गए। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल में से पंजाब के सारिफीन के लिए उन्होंने ये रिलीफ अनाउंस किया। तो बजाय इसके कि सूबाई हुकूमतें और दूसरी जमातें इस पर तनकीद करें, ये तो एक आवाम के लिए रिलीफ मेजर है मुश्किल हालात में, मुश्किल मुआशी हालात में, जिसको सराहा जाना चाहिए, जिसमें सूबों ने अपने ही रकम में से उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया और उनके बिलों का बोझ उठाया। तो मेरी तो बल्कि ये तजवीज़ होगी कि चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत हो, उनको भी इस मिसाल को फॉलो करना चाहिए और अपने ही वसाइल में से, अपने बजट्स में से ये रकम मुख्तस करके आवाम को इसी तरह का रिलीफ अपने सूबों में देना चाहिए। अच्छा, बयानबाजी तो अपनी जगह चली रहती है, लेकिन तर्ज हुक्मरानी पर बात हो सकती है। लेकिन मरियम बीबी ने बग़ैर नाम लिए करप्शन का इल्ज़ाम लगाया वज़ीर आला सिंध पर। अब नून लीग की हुकूमत वफाक में आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी से इत्तेहाद पर कोई असर पड़ेगा, कोई ख़तरा हो सकता है उसको? मेरा ख्याल है जी मुराद अली शाह साहब ने एक बात की, शायद उन्होंने गलती से कह दी या जो भी वजह थी वो बात नामुनासिब थी। और यकीनन एक इतने इम्पॉर्टेंट रिलीफ मेजर के ऊपर जब इस तरह की सीरियस और अनवारंटेड सी बात आएगी एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से सूबे के, तो यकीनन सीएम पंजाब ने तो अपने इस रिलीफ मेजर को डिफेंड भी करना था और उस पर उन्हें बात करनी थी। तो ये खैर बहरहाल पिछले 2 दिन की ये सारी बातें हम एलाइज़ हैं, इस तरह की बातें ना होती तो ओवरऑल बेहतर होता, मगर अब वी हैव टू मूव ऑन। लेकिन आपने जैसे खुद ही कहा कि पंजाब के जो वसाइल हैं उससे ही रिलीफ दिया गया है, तरक्याती फ़ंड से ये रिलीफ दिया गया है। लेकिन मसला यहाँ से हुआ क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब बड़े अरसे से उनकी हम प्रेजेंस नहीं देख रहे थे, मीडिया पर कोई बयान नहीं देख रहे थे। वो साथ बैठ के जब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की तवस्सुत से ऐलान किया, तब से ये डिबेट निकली। तो आपके ख्याल में कि ये तनकीद ना होती अगर मरियम साहिबा खुद ये ऐलान कर देती तो? नहीं, देखिए जी, ये तो एक मेरे ख्याल से इस बात में कोई वज़न नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब हमारी जमात के लीडर हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने ही शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म नामज़द किया और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को बतौर वज़ीर आला नामज़द किया। ये उनका इख्तियार है जिनको जमात ने दिया था। नवाज़ शरीफ साहब अपनी इन दोनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस का भी जायज़ा लेते हैं, जहाँ पे किसी इशू के ऊपर रिपोर्ट तलब करनी होती है वो भी करते हैं, मगर ख़ास तौर पे जो इस तरह के रिलीफ मेजर्स हैं जिसमें आवाम के लिए बेहतरी हो, जिसमें आवाम के लिए आसानी पैदा हो सके मुआशी हवाले से, उन इक़दामात में ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ साहब वफाकी हुकूमत की तरफ सतह पर भी और सूबाई पंजाब की हुकूमत की सतह पर भी वो दिलचस्पी भी लेते हैं और अपनी हुकूमतों को हदायत देते हैं कि वो उस तरह के रिलीफ मेजर्स चादर देख कर पाँव फैलाते हुए यकीनन इस तरह की चीज़ें आगे लेके आएँ। ये पंजाब में जो 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट के बिजली के बिल के में रिलीफ का अमल है, ये भी नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पर हुआ है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई वज़न नहीं है इस बात में कि आप इस बात को क्रिटिसाइज़ करें कि नवाज़ शरीफ साहब आकर आवाम के लिए उनकी एक हुकूमत का रिलीफ मेजर अनाउंस कर रहे हो। मेरे ख्याल से ये बेबुनियाद और बेवज़न तनकीद है। अच्छा, अब जो ऑप्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्या किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बिलाशुबा उनके वालिद मोहतरम है, पार्टी के सरबराह, लेकिन उनको बिठा के 3 बार वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उनको साथ बिठा के ऐलान किया था। तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर कंसर्न्स ज़ाहिर किए जा रहे थे, जिसका तस्करा भी करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें वैसे सदफ इसमें मैटर करती हैं। अब मामला ये है कि वो नीयत की बात आती है। अब ज़ाहिर है आपकी नीयत में क्या है वो तो कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें तो आपने मना किया था कि जी सोलर नहीं लगाना, आपने विंड प्लांट नहीं लगाना, और आप खुद सोलर पैनल की स्कीम लेके आ रहे हैं। तो वैसे रोका क्यों था सिंध गवर्नमेंट को इस हवाले से? ये देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है कि रोका गया हो, मगर देखिए बात ये है कि आपकी यकीनन वफाक की एक जनरेशन कैपेसिटी है वो मौजूद है। बात यहाँ पे हो रही है जी सोलर स्कीम की, जो कि पंजाब के सारिफीन के लिए पंजाब हुकूमत देगी। तो सूबों में भी आई डोंट थिंक कोई कदगन होगी अगर सिंध की हुकूमत या कोई और हुकूमतें इस तरह की स्कीम लाती हैं जिसमें आवाम को डायरेक्टली 0 से 200 यूनिट वालों को फ्री सोलर, जिस तरह पंजाब में दिया जा रहा है कि फ्री सोलर पैनल्स की स्कीम लाई जा रही है, और 200 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने सारिफीन के लिए लो कॉस्ट फाइनेंसिंग पे
एक सोलर पैनल की फरामी की स्कीम आ रही है जो कि ज़ीरो इंटरेस्ट होगी और उसकी बकिया भी फाइनेंसिंग का कुछ बोझ हुकूमत उठाएगी और कुछ बोझ जो कंज्यूमर खुद उठाएगा। इस तरह की स्कीम जो आवाम के लिए रिलीफ पैदा करे, मेरा नहीं ख्याल इसमें भी अगर सिंध या कोई और हुकूमत इस तरह का कदम उठाती है तो कोई इशू होगा जी। अच्छा, डिस्पाइट ये एक बयानबाजी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, एक अच्छी चीज़ इस सारी सिचुएशन में ये है, एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन चीज़ों पर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है। सूबे अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जी हम उनसे बेहतर परफॉर्म करें, हम उनसे बेहतर रिलीफ देने की कोशिश करें। क्या ही अच्छा होता बिलाल साहब कि अगर सबको ऑन बोर्ड लिया जाता, क्योंकि मसला पूरे पाकिस्तान का है, और बैठ के तमाम सूबे डिसाइड करते कि कैसे रिलीफ दिया जाएगा, और फिर अगर वफाकी सतह से रिलीफ मिल जाए, जो कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है 200 यूनिट की हद तक, लेकिन अगर 500 यूनिट तक वालों को मिल जाए तो बड़ा लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी, और थोड़े दिनों बाद तो आनी ही सर्दी है। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसी स्कीम आ सकती है? जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा जी, बिल्कुल ये वफाकी हुकूमत, पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि उन नरखों में जो भी कमी हो सकती है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत काम कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ अवैस लगारी साहब ने भी एक गालिबन आपने देखा होगा एक इवेंट पे उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी और उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि आइंदा 1-2 माह में इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर इस हवाले से होगी। तो वफाकी हुकूमत इस पे काम कर रही है, और चाहे वो ओवरऑल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन का निज़ाम में बेहतरी हो जिससे ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, और चाहे वो नरखों में इमीडिएटली बिजली के नर्ख के भी दीगर हिस्से होते हैं जिसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है, आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, फ्यूल कॉस्ट होती है, दीगर उसके हिस्से होते हैं, उसमें से भी किसी कंपोनेंट में अगर कोई कमी आ सकती है, ओवरऑल रिसोर्सेज को पूल करके कोई आसानी लाई जा सकती है। वफाकी हुकूमत इस पर काम कर रही है, सूबों से कुछ मुशावरत हुई भी है, आगे मज़ीद भी होगी, और इसके अंदर जो भी मुमकिन कदम उठाया जा सकता है IMF के प्रोग्राम की रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए वो इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत उठाते हुए नज़र आएगी, और इंशाल्लाह आइंदा मुझे उम्मीद है इसमें भी कोई अच्छी खबर आएगी। चलें, थैंक यू सो मच। बिलाल अजहर की इस पर बात कर रहे थे। अब पंजाब ने तो भाई ये कह दिया है कि जी हम अपने वसाइल से कर रहे हैं, आप भी कर लें। मिफ्ता साहब भी, अगर हम उन्हें एज एन एक ऐसे शख्सियत के तौर पे देखें जिनका इस वक्त किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं कि हर सूबा अगर ये कर सकता है तो कर ले, इसमें क्या हर्ज है। अभी तो हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं, और क्या ये फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलाई करके ही हम मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं, या हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जो कि सस्ते भी हैं और उनको यूज़ करके हम मुल्क के लिए बेहतरी ला सकते हैं। और ये जो बिजली के बिलों का बड़ा मसला है, और इसके साथ साथ आपके ट्रांसमिशन और डिस्पैच के इश्यूज़ भी, उनको सॉर्ट कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, इस पर बात करेंगे। अच्छा जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि अशफाक ने मेंशन कर दिया था ब्रेक पर जाने से पहले, इस वक्त जो बड़ा मसला है वो एक तो महंगाई ऑलरेडी है, उस पर जो आवाम की कमर जिस चीज़ ने तोड़ी है वो बिजली के बिल हैं। घरों के किराए से ज़्यादा बिजली के बिल्स आ रहे हैं। अब इसका कोई हल है? क्योंकि इस पर बीच में आपको याद है बड़ी डिबेट हुई थी, जो हमारे IPPs हैं, इनकी कैपेसिटी वो नहीं है, ये इतनी बिजली जनरेट नहीं कर रहा है, इनसे हमें इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा इन द सेंस कि जितना हम इन्हें पे कर रहे हैं, कंपेयरिंग इसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करें। अब ऐसे में क्या सलूशन है? और क्योंकि पाकिस्तान कुछ सालों से नहीं कई दहाइयों से तवानाई के बहरान में फंसा ज़ाहिर है उसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स होती रही हैं कि हम करें क्या। डैम्स बनाने के हवाले से बात हुई कि वहाँ से जी हाइडल पावर जनरेशन हो सकती है, फिर रिन्यूएबल जो बिजली बनाने के तरीके हैं उसके हवाले से काफ़ी बात होती रही, जिसमें विंड है, सोलर है, उस हवाले से बात होती रही। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो वो भी एक बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के पास कई अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनके तहत, जिसमें चश्मा है, कैनप है, उसके तहत बिजली बनाई जा रही है। अच्छा, अब ये है कि इससे ना सिर्फ ये कि बिजली तवानाई की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, बल्कि तवानाई के नुकसानात को भी कम किया जा सकता है, अखराजात को बचाया जा सकता है। ये एक मौक़िफ़ है। और फिर ये है कि एक पाकिस्तान में इस वक्त 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से कुछ का मैंने तज़किरा किया, 3530 मेगावाट की सलाहियत के साथ काम कर रहे हैं, जो मुल्क की कुल नस्ब शुदा यानी कि इंस्टॉल कैपेसिटी का तकरीबन 8% है। और माली साल 2023-24 के दौरान जौहरी तवानाई ने नेशनल ग्रिड सिस्टम को कुल बिजली का तकरीबन 18% फराहम किया। यानी कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या मुमकिनात हैं, उस पर आज इस शो में हम तफसीली तौर पर बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर जौहरी उमूर मोहम्मद अली। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू, ज्वाइन करने के लिए। ज़रा सा हमें और हमारे नाजरीन को
क्योंकि ज़रा ये टॉपिक ऐसा है, हम चाहते हैं टेक्निकल टर्म्स के बजाय ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं कि जो हम एक कन्वेंशनल एनर्जी है, जो नॉर्मल एनर्जी है और जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें फ़र्क क्या है और किस हद तक इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सदर ने मुझे मौजूद किया। मैं समझता हूँ आसान में बात के आगाज़ जिस तरह आपने हवाला दिया के मसाइल का, तो कालाबाग डैम के ऊपर बात की है और ये एक बड़ा पेचीदा भी बन चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारा नेशनल एनर्जी विजन 2011 मोहम्मद अली साहब, थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ा सा बेहतरी लाने के लिए हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। तो मामला ये है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे यहाँ। हम कोई भी चीज़ खरीदने लिए जाएं तो हम बेसिकली ये पहले पूछते हैं कि ये चीज़ है कितने की, इसकी क्वालिटी कैसे है, ये हमारे लिए कितना बेहतर साबित हो सकती है। अब सेम इज़ द प्रॉब्लम हेयर, हम परेशान हैं बिजली के बिलों से। पहले मसला होता था कि बिजली है नहीं, अब बिजली है तो फिर इतनी महंगी क्यों है, और क्या ये जौहरी तवानाई उसका नेमुल बदल हो सकती है? क्या उसके हवाले से जो इम्प्रेशन पाया जाता है कि जैसे वो जापान में वो फ्यूकुशिमा वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद काफ़ी खौफ फैल गया था 2011 में, लेकिन पाकिस्तान में आप देखें एक अरसे से इस पे काम हो रहा है और महफूज तरीके से काम हो रहा है और ये एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। कार्बन इमिशन भी वो नहीं है जो कि ज़ाहिर है आपको पता है इस वक्त हमारी इन्वायरमेंट पर कितना काम हो रहा है, ग्लोबली इस पर बड़ा कंसर्न पाया जाता है। दूसरे ये कि हम ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा हमारा जो ज़र मुबादला है वो इस चीज़ में चला जाता है कि हमें ज़ाहिर बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तवानाई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं। तो ये किस हद तक पाकिस्तान में बचत ला सकता है, मईशत को किस तरह से काम मिल सकता है, बहुत सारे इशू इससे रिलेटेड है। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, एक ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर आपका एक ऐसा ना हो कि आप पैसे ही उसके अंदर देते रहें। अब ये कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर आप 2035 तक समझें कि एक तरह से आप उनके रहमो करम पर हैं, आप वो बिजली बनाए ना बनाए आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स द वे यू डील विद दीस थिंग्स। आपके बिलों में जो पूरी एक अलग से टैक्स की लाइन लगी हुई होती है, वो आपको ये बता रही होती है कि आपने बिजली जितनी कंज्यूम की है वो बिल अलग है और टैक्स अलग है। सो ये भी बड़ा रिलीफ इसमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल ये भी है अशफाक कि वो जो मुआहदे हैं उनके बारे में कह तो दिया है वजारत तवानाई ने कि उनको देखा जाएगा किन किन मुआहदों में कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमें फ़िलहाल इससे अंदाज़ा ये हुआ है कि ये मुआहदे रहेंगे बरकरार। ज़ाहिर है हमें उनकी कीमत चुकानी होगी। जी, कीमत हमें लेकिन अब ये है कि और भी कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिस तरह से हमने कहा कि सोलर एनर्जी आपके पास अवेलेबल है, फिर बाकी विंड के ऊपर काम हो रहा है, न्यूक्लियर के हवाले से भी काम हो रहा है। मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। ये थोड़े बहुत मसाइल आवाज़ से मुतालिक आते रहते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि दे आर ऑल सॉर्टेड। हम आपसे बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतालिक एक मिथ हुआ करती थी कि भाई ये बहुत महंगे हैं, और फिर काफ़ी वो फ्यूकुशिमा वाले इंसिडेंट के बाद लोग काफ़ी पहले परेशान भी रहते थे। अब तो पीपल आर अकस्टम्ड के ये चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन ये वायबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आजकल के दौर में? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अहम मौजू है। इसमें पहली बात ये है कि जो एटमी तवानाई है ना सिर्फ वो कम कीमत है, उसकी दस्तयाबी ज़्यादा बेहतर है, ये माहौल दोस्त है और इंतहाई महफूज है उन तमाम अल्टरनेटिव्स के मुकाबले में जिनको हम नेशनल एनर्जी मिक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली अहमियत देते रहे हैं। एक बात आपके सामने रखता हूँ बुनियादी, जो आसान अल्फाज में इस तमाम मामले के मसले को हल कर सकती है। देखिए, जो हमारा नेशनल एनर्जी विजन 2050 है, जो कि 2011 में सामने आया था, उसके तहत हम अगले 25 साल में 10 कालाबाग डैमों के बराबर तवानाई, एटमी तवानाई के जरिए से कम कीमत, माहौल दोस्त और महफूज अंदाज में पैदा कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि कालाबाग डैम तो एक सियासी मसला बन चुका है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम इस विजन जिसको हम अप्रूव कर चुके हैं, उसमें पॉलिटिकल विल और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, ताकि हम अपने कुव्वते बाजू पे भरोसा करके मोहम्मद अली साहब, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी है कि 10 कालाबाग डैम के मुताबिक बराबर, यानी कि कालाबाग डैम की इंस्टॉल कैपेसिटी अगर बनता तो 3600 मेगावाट होती। तो ये आप कह रहे हैं कि मतलब 36,000 मेगावाट। हमारा जो नेशनल एनर्जी विजन 2050 है, उसके तहत हम आलमी बरादरी के ताउन से 42,000 मेगावाट एटमी तवानाई पैदा करने का हदफ रखते हैं। अब जरूरी ये है, और हमारे साइंसदान, इंजीनियर इसकी भरपूर
सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान ने 1972 में अपना पहला एटमी बिजली घर जो है कैनूक में ऑपरेशनल किया था, और इस वक्त जिस तरह आपने भी बताया 3500 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो है वो एटमी तवानाई से पैदा की जा रही है 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट में। लेकिन पिछले साल की मैं सिर्फ आपसे फिगर्स शेयर करना चाहूंगा कि अगरचे ये सिर्फ 8% है हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, लेकिन 18% मजमूई तवानाई जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई है वो एटमी तवानाई ने प्रोवाइड की है। और इसके तीन एडवांटेजेस ओवर ऑल द अदर सोर्सेज हैं। उसकी वजह ये है कि ये सारा साल अवेलेबल रहती है। लेकिन जब पानी कम हो जाता है सर्दियों में तो फिर आपको या तो गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है, LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है। इस वक्त पाकिस्तान के माशी मसाइल बहुत ज्यादा हैं, हम ज़र मुबादला बहुत ज्यादा तवानाई के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। हाँ। उसमें हम बचत भी ला सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए एटमी तवानाई के लिए आपको मुसलसल फ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है। जो ईंधन एटमी तवानाई के बिजली घर में इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 1.5 साल 18 माह तक वही मौजूद होता है। और फिर जो आलमी तवानाई और तेल की कीमतें में उनमें जो उतार चढ़ाव आता है वो भी इस पे असरअंदाज होती है। मोहम्मद अली साहब, एक चीज़ ये ज़रा तासुर इस हवाले से ये पाया जाता है कि जौहरी तवानाई की जो औसत कीमत है वो जो कन्वेंशनल तवानाई के ज़राए हैं उससे ज़्यादा है। क्या ऐसे ही है या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी? ज़रा हमें इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, जो एटमी रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है, यकीनी तौर पे उसमें चंद साल लगते हैं उसको बनाने में, ऑपरेशनलाइज करने में। लेकिन अगर आप इसकी लाइफ स्पैन जो है, जितना अरसा वो काम करता है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट देखें तो वो दीगर तमाम जो ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले में कहीं कम है। इस वक्त भी जो पाकिस्तान में तवानाई पैदा की जा रही है एटमी बिजली घरों से वो तकरीबन 14 रुपए के करीब पर यूनिट पड़ती है, जो कि जो थर्मल एनर्जी के बिजली घर हैं उनके मुकाबले में कहीं सस्ती भी है। लेकिन दो बातें जो मैं ज्यादा अहम करना चाहता हूं जो कि आवाम को नहीं पता, वो अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी फैक्टर का एडवांटेज है। देखिए, जब एक बिजली घर चल पड़ा है, मैं आपको चश्मा 2 की एग्जांपल देता हूं, वो 425 दिन मुसलसल तवानाई पैदा कर रहा था, तो जो कि एक रिकॉर्ड है। जबकि आप देखें जब डैमों में पानी नहीं होता या खुश्क साली होती है या आलमी तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, तो इससे हमारी जो बिलों की प्राइसिंग है उसमें भी फर्क पड़ता है, लोगों की कॉस्ट लिविंग भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारा ज़र मुबादला भी उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन एक और पहलू जो है, जो पेरिस ट्रीटी और COP28 के हवाले से जानना जरूरी है कि देखें, ये एटमी बिजली घर साल में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख यानी कि 18 मिलियन जो टन कार्बन है वो भी बचाते हैं। जबकि दीगर सोर्सेज जो हैं, चाहे वो LNG हो, तेल हो, वो बहुत ज्यादा कार्बन पैदा करते हैं जो कि माहौलियाती मसाइल और मोहम्मद अली साहब, इससे हटके ये भी है कि इसका लैंड इम्प्रिंट भी बड़ा कम होता है, प्लस ये है कि ये एक रिलायबल एनर्जी सोर्स है और हाई इनपुट इसका होता है। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर बात की जाती है कि एक तो न्यूक्लियर वेस्ट के हवाले से बात की जाती है, जो बहुत लोग इसके ऊपर सवाल उठाते रहे। फिर दूसरी ये है कि कहते हैं कि वो तो ठीक है कि ये लगा रहे हैं, लेकिन इनकी अपफ्रंट कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आपका इस पर नुक्ता नज़र क्या है? देखिए, अगर हम इसका मवाजना करें तो ये एक हकीकत है कि ये एक जो एटमी बिजली घर है उसको लगाने में टाइम लगता है, उसकी कॉस्ट आती है, लेकिन आपको उसकी कॉस्ट शॉर्ट टर्म में नहीं देखनी चाहिए, आपको उसकी कॉस्ट लॉन्ग टर्म में इस तरह देखनी चाहिए कि देखिए, अगर आपने एक 300 मेगावाट या 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है तो वो आपके लिए 50-60 साल आपको कितनी कीमत पे, कितने महफूज अंदाज में, कितने एनवायरनमेंट फ्रेंडली और उसकी दस्तयाबी जो है बिजली की वो कितनी बेहतर अंदाज में होगी बाकी ऑप्शन से। तो ये इसको असल बात जो है वो हमें अपनी सोच के अंदाज को चेंज करना है। हम शॉर्ट टर्म और इमीडिएट शॉर्टकट और सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। हकीकत ये है कि हमें अपने एनर्जी सिक्योरिटी, महंगी बिजली के वसाइल में कभी इन चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए पॉलिसीज का तसलसल और पॉलिटिकल विल चाहिए। देखिए, इस वक्त दुनिया में 31 ममालिक में 415 एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं और अभी भी तकरीबन 61 नए बिजली घर लगाए जा रहे हैं एटमी तवानाई से। तो हम भी इसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। हमें चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें जिसका हमारे पास बहुत जबरदस्त
तजुर्बा और सलाहियत मौजूद है बिलाशुबा। ताकि हम अपने तवानाई और माशी मसाइल को कम कर सकें। इसकी लॉन्जेविटी की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन ज़ाहिर है हर तरह के हालात को मद्देनज़र रखना होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जो फ्यूल सप्लाई, क्या ये यौमिया बुनियाद पर दरकार होती है? और अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हो जाए और सप्लाई ना आ सके, सप्लाई चेन मुतासर हो जाए, तो ये फिर कितने अरसे तक प्रोवाइड करता है? इसमें क्या सलाहियत है इसकी इस हवाले से? जी, ये बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, जिस तरह पन बिजली है या थर्मल एनर्जी है, उसमें आपको रोजाना फ्यूल चाहिए होता है बिजली घर में, जबकि एटमी जो बिजली घर होता है उसकी उसका जो ईंधन है वो उसी साइट पे तकरीबन 14 से 18 महीने तक मुसलसल मौजूद रहता है। और एक दफा जब आप उसको फ्यूल कर देते हैं तो उसको मुसलसल फ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा देरपा अंदाज में चल भी सकता है। जिस तरह मैंने चश्मा 2 की एग्जांपल दी कि उसने रिकॉर्ड कायम किया 425 दिन मुसलसल बिजली पैदा करके। और साथ ही साथ देखें, दुनिया में इस वक्त जो आलमी हालात में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस की कीमतों पे असर पड़ता है और आपका अचानक आपकी इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है, ज़र मुआदला के मसाइल पैदा हो जाते हैं, आप जिसका असर हमारे आम आदमी के बिलों पे पड़ता है। इन तमाम चीज़ों से जो एटमी तवानाई है ये इसका हल है, क्योंकि इसके जरिए से जब आपने एक दफा उसको फ्यूल कर दिया तो साल, 1.5 साल, 14 से 18 माह तक वो मुसलसल बिजली पैदा कर सकता है और उसकी प्राइस इन्फ्लेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता आम लोगों के बिलों पे। वरना तो हम अक्सर बात करते होते हैं ना इन केस ऑफ अ वॉर भी कि भाई हमारे पास कितने दिन के फ्यूल रिजर्व्स हैं, और आपको पता है फ्यूल रिजर्व्स को फिर इंपोर्ट बिल पे हमारा बड़ा असर पड़ता है। तो दैट इज़ वेरी गुड कि अगर ये एक सस्टेनेबल एनर्जी हमें प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे माहिर जौहरी मोहम्मद अली साहब। और अब ज़रा बात कर लेते हैं, खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के और माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, हम बस बेसिकली तस्करा कर रहे हैं दूसरे सोर्सेज से जिनसे बिजली पैदा हो सकती है। ज़ाहिर है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, लेकिन एक अरसे तक इस पर बात होती रही कि जी ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हैं, ये महंगे हैं, इनकी अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर न्यूक्लियर सेफ्टी के हवाले से भी काफ़ी लोग बात करते हैं इस एतबार से, हालांकि दुनिया में तो अब काफ़ी दोबारा से इस पर काम हो रहा है। आपने इस हवाले से आर्टिकल भी लिखा इसकी ज़रूरत के हवाले से, आपके क्या इस पर थॉट्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से? देखिए, अगर आप मेरा आर्टिकल पढ़ें तो मैंने एक बड़ा फंडामेंटल आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान की एनर्जी पे। अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि मैंने उसमें ये नहीं कहा कि कोई पनेशियाज हैं इस सेक्टर को ठीक करने के। पहले तो बिलीव करें कि ना हम इसमें कंपेटिटिव मार्केट बना पाए हैं, ना ही हम गवर्नमेंट का फुटप्रिंट जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में कम कर पाए हैं। हमने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से आज एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है, हम कंपेटिटिव नहीं हैं। अगर आप ये सारी बातें मान लें और सर्कुलर डेट जो कि 100 अरब था आज से 10-12 साल पहले जो 2600 अरब है, और जो दूसरा सर्कुलर डेट गैस सेक्टर का है वो भी बहुत बढ़ गया। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, फंडामेंटली रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है अपने एनर्जी सेक्टर को। इसके दो जोज हैं, एक मैक्रो जोज है वो भी मैंने पेश किया है। उसका मतलब ये है कि एक एनर्जी रेगुलेटर चाहिए जो पाकिस्तान की पूरी एनर्जी रेगुलेट करे, ना कि हम नेप्रा ओगरा को अलहदा रखें। एक एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए जो प्रोफेशनल हो, और इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस चाहिए। पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है उसको पायदार बनाना है और उसको कम लागत पर लाना है। आज भी एनर्जी मिक्स जो कि तकरीबन अगर आप 45,000 मेगावाट लें तो उसमें से 46% ऑयल एंड गैस है, 23% हाइड्रो है, कोल 10% है और 7.9% न्यूक्लियर है। मैंने इसमें आगे ये भी लिखा है कि न्यूक्लियर की इस वक्त एवरेज कॉस्ट जो सारे प्लांट्स की है, जिसमें K2, K3, C1, C2, ये सारे अगर आप मिलाएं तो आपके पास 3,620 मेगावाट की एवरेज कॉस्ट 14 रुपए 86 पैसे है। पाकिस्तान में आई थिंक कि इस पे डिस्कशन हुई नहीं है और होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो 60 साला प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी पे चलते हैं, 80% एफिशिएंसी पे चलते हैं कंपेयर टू 50% एफिशिएंसी ऑफ द अदर जो हमारे फ्यूल्स हैं। इनकी जो लाइफ है वो 80 साल तक आगे जा सकती है। और जो मज़े की बात है वो ये है कि ये 14 से 18 माह तक
वंस फ्यूल, आप अभी सवाल कर रहे थे, एक दफा फ्यूल हो जाएं तो 14 से 18 माह तक चल सकते हैं। इनमें CO2 की एमिशन ना होने के बराबर है, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। और दुनिया में अगर आप, मैं पेरिस में था जब COP28 हुई, तो उसमें ये कहा गया कि न्यूक्लियर एनर्जी को 2050 तक ट्रिपल कर देना चाहिए ममालिक में। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप ग्लोबल ट्रेंड के साथ होंगे, क्योंकि इसलिए मैंने आर्टिकल भी लिखा है। क्योंकि ज़ाहिर है वो कंट्रीज़ भी जो ऑयल रिच हैं, वहाँ पर भी जब उनके ज़खायर कम हो रहे हैं तो वो मुतबादिल ऑल्टरनेट्स की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या होने चाहिए। आपने खुद ही बता दिया कि ये बड़े अरसे तक जो है माउन साबित हो सकता है। थोड़ा सा ही बता दें, हमें ये भी बताया जाता है कि जो इस वक्त हमारे यहाँ बिजली की पैदावार है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। अब अगर तो हम इस तरफ जाते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स के ज़रिए तवानाई हासिल की तरफ करने जाते हैं, तो जो मौजूदा हमारे मुआहदे हुए हुए IPP से ये कैसे को एग्जिस्ट करेंगे? ऑलरेडी पैदावार ज़्यादा है, लोगों को ज़ाहिर ट्रांसमिशन केबल्स नहीं हैं जो उस तरीके से वो बिजली पहुंच ही नहीं रही, और बहुत सारे लॉस हैं बीच में जिसकी वजह से हम उस पैदावार से उस तरह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये को एग्जिस्ट कैसे करेंगे? या हमें सिर्फ एक ऑप्शन पे ज़्यादा रिलाय करना होगा, तो वो बेहतर ऑप्शन ये वाला ऑप्शन है? क्या ऑप्शन हो सकता है करंट सिनेरियो में? आपने सदफ बहुत अच्छी बात सामने रखी। सो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने सारे फंडामेंटल इश्यूज डिस्कस किए हैं आज, कि किस तरह फंडामेंटली हम अपने एनर्जी सेक्टर को सस्टेनेबल बना सकते हैं, लोअर कॉस्ट पे ला सकते हैं, और अच्छे फ्यूल्स पे ले जा सकते हैं, और एमिशंस फ्री पे ले जा सकते हैं। अब आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में इनके क्या हल हैं। सो मैंने सदफ आपके सामने शॉर्ट टर्म के क्लियर हल रखने हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के टैरिफ को विंटर्स में रीडिजाइन करने की जरूरत है। ये मैं पिछले 5 साल से लगातार कह रहा हूं, बट आई डोंट थिंक कि कोई कर पाया है। इसका मतलब ये है, विंटर्स में सदफ डिमांड 8-10 हज़ार और समर्स में डिमांड 25-30-35 हज़ार। सो जो ये ड्रॉप आता है, इसकी ज्यादा बेचने के लिए जो बिजली पड़ी हुई है उसको सस्ता बेच दीजिए। आज तक ये सादा काम करने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे। आप सोचिए कि अगर ये बिजली बेच दें, आप सस्ती बेच दें, तो यू विल रिकवर सम ऑफ द कैपेसिटी कॉस्ट जो इस वक्त आप दे रहे हैं। सो पहले तो ये है कि इमीडिएट स्टेप नंबर 1 ये है जो हमें लेना चाहिए। नंबर 2 स्टेप शॉर्ट रन में, यानी कि एक विंटर पैकेज दें ताकि आप ये बिजली इस्तेमाल कर सकें। सदफ बहुत अच्छा आपने सामने रखा। फिर दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त टैक्सेस का इजरा है 18% का, इसको 6 माह के लिए मौखर कर दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे बिजली सस्ती होगी, अगेन खपत बढ़ेगी तो लागत कम होगी बिजली की। ये दूसरा स्टेप है, कर दीजिए। एक एडवांस भी इनकम टैक्स लेते हैं, इसको भी आप सोचिए कि इसको किस तरह हैंडल करना है। तीसरा स्टेप ये है कि बड़ी क्लियर ये बात सामने आ गई है कि थर्मल इस वक्त अगर बिजली की हमारा फ्यूल सप्लाई करे तो $1 बिलियन इन एफएक्स बच सकता है। ₹2 पर यूनिट बिजली की कॉस्ट नीचे आ सकती है। अगर आपने कोई और काम नहीं करने ना, तो मुझे अगले 3 साल में ये 3 काम मैंने आपके सामने रखे हैं। एक चौथा काम करेंगे तो इससे भी बेहतर हो जाएंगे। सदफ अगेन शॉर्ट रन, गैस सदफ के घर की बंद कर दीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑनवर्ड्स। वो गैस डाइवर्ट कर दीजिए टू दी एफिशिएंट पावर प्लांट्स जो पाकिस्तान में है। सदफ के घर में जो गैस जाती है वो चूल्हे में, वो गीजर में, वो पानी गर्म करने में मोस्ट इनएफिशिएंट है। हमारे पास 50-55-60% एफिशिएंसी के प्लांट्स पड़े हैं। अगर हम ये गैस बंद कर दें और सदफ के घर में सस्ती बिजली देना शुरू कर दें, यानी कि मार्जिनल बिजली जो वो इस्तेमाल करे गैस की मद में, ये 4 काम आर इमीडिएट wins for Pakistan. Okay. Can we really do? Sadaf, you can come back to me after 6 months and ask me कि हमने ये किए कि नहीं किए। अच्छा, I'll be very happy कि अगर ये सिर्फ सदफ के घर तक महफूज है। एंड में मैं पूछूंगा कि खाना सदफ ने बनाया कि नहीं बनाया। Just kidding. अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो बेसिकली इसके अंदर अभी दुनिया भर में जो जैसे 10% अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियर पावर यूज़ हो रही है, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग इट फर्दर। और फिर दूसरे सोर्सेज हैं जिसके अंदर टाइडल है, जिसके अंदर जियोथर्मल है, जिसके अंदर आपका ये बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर एक्सेट्रा यूज़ हो रहे हैं। ये 9.4% है और वो भी बढ़े। ये आपस में कैसे कम्पीट करते हैं खाकान साहब?
और इस वक्त मतलब कैसे लोग इन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, न्यूक्लियर साइड पे या उस साइड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? तो लेट्स सी इट अगेन, ऑयल एंड गैस डोमिनेट कर रहा है इस वक्त भी। इंपोर्टेड फ्यूल जो है हमारे एनर्जी मिक्स को 46% ऑयल एंड गैस है, 21,500 मेगावाट की कैपेसिटी उस पे है। 23,000 इस वक्त हाइड्रो है जो हमारा लोकल है, वेल एंड गुड। इंपोर्टेड कोल 10% है सत्ती साहब, जो कि 4,672 मेगावाट है। और जो हमारा 7.9%, 3,620 मेगावाट जो है वो हमारा एक बहुत ही मॉडेस्ट शेयर है न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर की कॉस्ट 14 रुपए 86 पैसे है एवरेज इस वक्त, और जो हेफ्टी कॉस्ट है ऑयल की 47 रुपए 40 रुपए RLNG की, और इंपोर्टेड कोल का सिर्फ फ्यूल कंपोनेंट 24 रुपए का है। सो इन द एफिशिएंट मिक्स अगर आप लाना चाहते हैं तो हाइड्रो के बाद न्यूक्लियर इज एन एफिशिएंट मिक्स। पर सत्ती साहब जो इम्पोर्टेंट बात है, हाइड्रो इज नॉट योर बेस लोड, बिकॉज ये एक माह तो बहुत अच्छा 10,000 आपको दे सकता है जून जुलाई में, पर जब सर्दियों में फ्रीजिंग होती है तो ये ड्रॉप कर जाता है एट 1,000 मेगावाट। बट द गुड पार्ट न्यूक्लियर इज कि वो 14-18 महीने 73 से आप 3,620 देता है, और ये बात बेस लोड के लिए आपको बहुत ही जरूरी है, सो दैट आपकी एक कंसिस्टेंसी हो। दैट्स व्हाई आई थिंक न्यूक्लियर को बढ़ाना आने वाले दिनों में। एक मैं फिर बात कह दूं कि इसका जो फ्यूल है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो इस वक्त हमारे सीज और केस पावर प्लांट्स हैं फॉर लाइफ है, फॉर लाइफ ऑफ द पावर प्लांट with China, it is guaranteed that fuel will be supplied, which is uranium. So there is no risk there also. बस बहुत से लोग इसको शायद ये समझते होंगे। अच्छा है, बड़ी क्लैरिटी आई जी आपकी बात करने से। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब फॉर बीइंग विद अस। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से मुंसलिक सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट आफिया मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बात दरअसल ये है कि बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि हम सेगमेंट हमने बड़ा वसी इस पर कर दिया। बेसिकली जो मुख्तसर सेगमेंट्स होते हैं उनसे वो एक तशनगी सी रह जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बात इसलिए करना चाह रहे थे ताकि पता हो कि हम हाइडल करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। देखें, डैम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनसे आपकी पावर जनरेशन होती है, नेविगेशन होती है, वाटर स्टोरेज होती है, लेकिन साथ ही साथ सर्दियों में क्या, सर्दियों में आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस होने चाहिए। जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस जो अभी हम जिसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बाकी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्या कर सकते हैं? आफिया, ज़रा बताइएगा कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, अब दुनिया भर में इस पर काफ़ी काम हो रहा है, दुनिया भर में नए रिएक्टर्स की ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है, आगे के 2050 के लिए प्लान्स मौजूद हैं। अभी इनका दुनिया भर में जो रेशो है जो यूजेज का वो 10% तक है, लेकिन दे वांट टू इंक्रीज इट। आपकी सोच क्या है? पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर सकता है और कितना पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के पास तो माशाल्लाह काफ़ी, क्योंकि 1965 से हमने इस पे काम स्टार्ट किया और 1972 से जो है वो कैनब जो फर्स्ट हमारा पावर प्लांट था, तब से हम इस पे को हो रहा है, और अब तक 6 पावर प्लांट्स इस वक्त फंक्शनल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो कैपेसिटी पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है, और हमें इसको, क्योंकि जैसे अभी पहले भी दोनों जितने भी दोनों माहिरीन थे उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज किया कि इट इज़ अ वेरी एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और इवन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और बेस लोड का अभी खाकान साहब भी बात कर रहे थे कि बेस लोड में, क्योंकि हम रिन्यूएबल्स की बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, दिस रिन्यूएबल इज़ द फ्यूचर, लेकिन रिन्यूएबल्स के साथ एक इशू है कि एक तो अगर सोलर और विंड की बात कर लें तो उसमें इंटरमिटेंसी के इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह हाइड्रो में भी ये कि वो 12 मंथ्स ऑफ द ईयर अवेलेबल नहीं होती, सर्दियों में अक्सर उसको बंद करना, और उसकी डिपेंडेंसी है, डिपेंड करता है वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे। ये सारे इश्यूज जो है ना वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ नहीं होते, और जब पाकिस्तान के पास इसका पोटेंशियल भी है तो हमें इसकी तरफ ज़्यादा अपने बेस लोड को सिक्योर करने के लिए हमें अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर देखने में आया कि जब बाकी पावर प्लांट्स अवेलेबल नहीं होते तो हमारी डिपेंडेंसी न्यूक्लियर एनर्जी पे ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये कि हमें फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इन पावर प्लांट्स को मजीद इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा आफिया, अगर मैं आफिया मैं ये जानना चाहूँ कि मौजूदा जो इस वक्त हमारे यहाँ एक बुरानी कैफियत है, जो बढ़ते बिजली के बिल हैं,
आप अगर पिन पॉइंट करना चाहें कि कहाँ पे क्या गलती है, जैसे कि डॉक्टर खाकान बात कर रहे थे, और फिर जो हमारा एक बिजली के बिल का हम जब ब्रेक डाउन करते हैं, जो यूनिट्स हमने कंज्यूम किए होते हैं उसके अलग चार्जेस होते हैं, और जो हमारे टैक्सेस हैं जिसकी पूरी एक लंबी फहरिस्त है वो अलग चार्जेस हैं, और जो वो सारे मिलके एक पूरा कंसोलिडेटेड जो बिल हमारा बनता है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। ऐसे में आप क्या समझती हैं कि क्या इस पे भी फ़र्क पड़ेगा अगर हम इस मुतबादिल यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू जो तवानाई हासिल होगी उससे कुछ बेहतरी आ सकती है, जो ख़ासतौर पर जो टैक्स की मद में हम पे कर रहे हैं? देखिए, टैक्स वाला एलिमेंट तो थोड़ा सा सेपरेट है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी मिक्स है ना हमारा, वो अगर न्यूक्लियर की हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं ना तो हमारा जो एनर्जी की कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। क्योंकि अभी जिस इस पे पहले भी बात हुई है कि जो ऑपरेशन कॉस्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आप सिर्फ ओवरऑल बिल की बात कर रहे हैं तो वो उसमें हमारी इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा शामिल है। और टैक्सेस की भी जब बात करें, उसको टैक्सेस को हमें थोड़ा सा सेपरेट किया। हमने इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना वो एज ए सोर्स ऑफ FBR रेवेन्यू बना दिया, जिसकी वजह से वो टैक्स का एलिमेंट जो है ना हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है ना उससे बहुत ज़्यादा है। तो हमें थोड़ा सा उन फैक्टर्स को भी फोकस करना है। अगर हमें शॉर्ट टर्म में अपना जो है सार्फिन के लिए कुछ थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करना है ना, तो हमें अपनी इनएफिशिएंसीज को फोकस करना है, और हमें अपना जो टैक्स वाला एलिमेंट है ना उसको कि किस तरह से उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें और एनर्जी वाला ये तो ठीक है अभी हमें, लेकिन एकदम शॉर्ट टर्म में तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं लगा सकते ना, उसके लिए थोड़ा सा अभी ये इस पर भी बात हुई है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि देखिए आजकल, पहले हम लोग रिलाई करते रहे किस पे कि जी गैस पे, फिर उसके बाद हाइडल पे, और साथ ही साथ हमारा फोकस रहा फ्यूल पे। अब हम फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे कि जी रिन्यूएबल सोर्सेज पे भी जाया जाए, यानी कि जिसमें आपके पास सोलर आ जाते हैं, विंड एनर्जी आ जाती है, फिर बाकी दुनिया भी इस पे काम कर रही है, और अब इनका रेशो भी दुनिया भर में बुलंद होता जा रहा है। फिर साथ में हम न्यूक्लियर के ऊपर भी अब गौर करना, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, कि हम चाह रहे हैं कि इस पे काम हो सके। आपकी असेसमेंट क्या है कि ये मिक्स सही चल सकता है साथ? देखिए, रिन्यूएबल का मैंने जैसे आपको बताया कि उसका सबसे बड़ा, ठीक है वो एनर्जी फ्रेंडली भी है, उसकी कॉस्ट भी अब जो है टेक्नोलॉजी के साथ कम हो रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला जो है ना उसकी रिलायबिलिटी का है कि वो फुल टाइम आपको अवेलेबल नहीं होती है। सर्दियों में उसके इश्यूज हैं, इसलिए हमें उसको काउंटर करने के लिए एक बेस लोड के लिए हमें एक सिक्योर एनर्जी सोर्स की जरूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें न्यूक्लियर एनर्जी ही प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, आफिया, थैंक यू सो मच। आफिया मलिक हमारे साथी, और जो हमने पूरा एक एक्सटेंसिव सेगमेंट इस पे किया है, बहुत सारे मुतबादिल ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं। असल ये मामला है कि विल पावर होनी चाहिए, दूसरे उसको करने की सलाहियत होनी चाहिए, यानी कि बेटर तरीके से अगर मैनेजमेंट की जाए इन तमाम जो सोर्सेज हैं, तो हम जो बिजली के जो फी यूनिट निर्ख है उसमें बहुत हद तक कमी ला सकते हैं। क्योंकि बात यह है क्या चीज़ महंगी है, हमने ये देखना है क्या चीज़ अफोर्डेबल है। अब एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त ये है कि एक दफ़ा फ्यूल कर दें 18 महीने तक आपकी जान छूट जाएगी। रोज़ फ्यूल क्या वो आपको ये नहीं परेशान होना होगा कि आज का सवाल नहीं, आज ये नहीं है, ज़र मुबादला बचेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप सिर्फ इस पर रिलाई ना करें, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी के साथ। सोलर एनर्जी जाहिर है कि पूरे साल ही दस्तयाब होती है, हाँ कुछ दिनों में नहीं होती जब बरसात का मौसम होता है, लेकिन उस वक्त आपको जी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो आपको सिर्फ एक चीज़ पर रिलाई करने के बजाय एक मल्टीपल चॉइसेस आपके पास होनी चाहिए, जिसमें हाइडल भी हो, जिसमें न्यूक्लियर भी हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पे काम करें। बिल्कुल, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों तो मित्रों तो देवियों तो पता नहीं और कौन कौन जो भी whoever आर लिसनिंग, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर में उर्दू बोलने वाले, समझने वाले सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सदफ अब्दुल जब्बार, साथी मेजबान? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हूँ। और मैच शुरू हो रहा था, सुना है मैंने कोई आज है टेस्ट मैच, और तो बारिश हो गया शुरू। बारिश ने ताखीर कर दी है मैच में, बरसात का मौसम, और बरसात का मौसम है। तो वैसे कराची वाला मैच भी जो है पिंडी शिफ्ट हो गया। कराची के मैच में ये था कि जी बारिश नहीं होती यहाँ पे, उस तरह नहीं हो रही, लेकिन पिंडी में बारिशें ठीक ठाक हो रही हैं। पिंडी में तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, और मतलब ये है कि मौसम बड़ा, मतलब बारिश बरसात, पिच को बचाने की कोशिश आ रही है कि बारिश से जो है वो ड्राई करने अच्छा, पहले तो कह रहे थे कि बड़ी फ्लैट पिच हुआ करती थी और पर ये हुआ करता था, तो इस दफ़ा उस पिच को थोड़ा सा गीला होने दें, शायद उसके बाद उसके खेल में कोई निखार आ जाए। मुझे अच्छी लगी ये बात, जो
पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं हैं। बहुत अरसे से हमारे जो बहुत मायनाज क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम वगैरह, ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान को अब ये सोचना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट को अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने मुल्क में, ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक की कंट्रीज़ आती हैं, जब आप उनके स्टेडियम से कंपैरिजन करें तो हमारे स्टेडियम्स एक तो नाकाफ़ी हैं, दूसरा ये कि उनमें वो सहूलियात नहीं है। आप जो है ना जब उस पर वही कहते हैं कि इसके लिए काम करने की जरूरत है, तो हम ये देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जो वजह भी बनी कि कराची वाला मैच पिंडी शिफ्ट कर दिया क्योंकि गया। वहां पर लोगों को अभी बुलाया नहीं जा सकता था। अब चक्कर पता है क्या, अभी इस वक्त हो ही रहा है कि अभी 10 बजे एक इंस्पेक्शन हुई है। अच्छा, इंस्पेक्शन जो बेसिकली हुआ उसमें बताया गया कि आसमान इस वक्त साफ है और फिर ये है कि सूरज की रोशनी भी आ रही है, कवर्स वगैरह जो आउटफील्ड से हटा दिए गए हैं, पिच भी इस वक्त ठीक दिखाई दे रही है और अंपायर्स जो है दे आर हैविंग अ डिस्कशन। तो अभी जो लास्ट अंपायर्स की डिस्कशन हुई है पिच वगैरह को और आउटफील्ड को देखने के बाद, तो उसको अभी उस हवाले से कुछ डिटेल्स अभी सामने आएंगी कुछ ही देर में। इस वक्त 10:04 हो रहे हैं और अभी कुछ ही देर में डिटेल्स वैसे आ रही हैं। तो लेट्स होप सो कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा आज अच्छे तरह से इस मैच का आगाज़ करे। लेकिन एक और चक्कर भी है, आज टॉस अभी नहीं हुआ, तो टॉस में देखते हैं कि टॉस में क्या टॉस होगा। बड़ा मैटर करती है और शान मसूद जो कि कैप्टन है हमारी टेस्ट टीम के, वो ये कहते हैं जनाब कि हम जारहाना अंदाज में खेलेंगे। अब हम तो अपनी टीम से वैसे हमेशा से डिमांड करते रहे कि प्लीज आप डिफेंसिव होकर ना खेला करें, आप जारहाना खेले करें, लेकिन वो हम T20 की बात करते हैं। जारहाना खेलेंगे तो फिर 70 पे ऑल आउट होंगे। हाँ, मतलब तो ये मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रही हूँ कि टेस्ट मैच को लेकर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड की वो जो बेसबॉल की जो स्ट्रेटेजी थी वो भी पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट ही उनकी चलती थी, बाकी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट जाके वो भी थोड़ा सा वक्ते में पड़ जाते थे। तो बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रावलपिंडी इज़ अ रीजन जो कि मॉनसून के दौरान बड़ा हैवी रेनफॉल यहाँ पर होता है, तो 5 दिन का खेल यहाँ पर एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा एक वो कहते हैं कि फार फेच्ड हमारी सोच होगी, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल। और कौन है हमारे इस साथ? पर हम बात कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए, जो टीम कॉम्बिनेशन है, जो हमारी प्लेइंग 11 है, कितनी पोटेंशियल है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि एक भी रेगुलर स्पिनर टीम में शामिल नहीं हुआ है। सो बात कर लेते हैं लेजेंडरी क्रिकेटर साबिक ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड मॉर्निंग टू यू। आगाज़ कर लेते हैं प्लेइंग 11 से। सो आपके ख्याल में जो सिलेक्शन हुई है कितनी मददगार साबित होगी, और 4 पेसर्स के साथ हम उतर रहे हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज़ फॉर टेस्ट मैच? देखिए, जो चीज़ बताई गई है वो तो बराए हमें नज़र आ रही है। इससे पहले अगर हम एक सीरीज़ हमारी जब हुई थी तो आपने देखा था कि बिल्कुल फ्लैट पिच थी और उसमें काफ़ी क्रिटिसाइज भी उस पर हुआ कि जी ये इस ऐसी पिच नहीं है जो टेस्ट स्टैंडर्ड की हो, और वो कुछ उनके नंबरिंग भी होती है, उसमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है। 2, 4, 5 नंबर हमारे काटे गए थे इस वजह से। बट इस वक्त जो पोजीशन की गई है वो ये है कि जी डेफिनेटली जाहिर है हमारी इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे पेसर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि पीछे सीरीज में डोमिनेट नहीं किया, लेकिन बट हमारे पेसर उनसे बेटर हैं, और इसी वजह से और नया कोच आपके पास आया है और उसने स्ट्रेटजी चेंज की है, और ऑस्ट्रेलियन का आपको पता ही है कि तो वो एक ग्रास छोड़ी है उसके। अच्छा, एक और चीज़ है तौसीफ साहब, ये बेसिकली इस वक्त कहा जा रहा है कि अगर whoever wins the toss they should bat first। अब ऐसे इस विकेट पे और बारिश के दौरान गीली आउटफील्ड, आप क्या समझते हैं कि अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए इफ वी विन द टॉस? देखिए, आप जिस उस पर जा रहे हैं ना, ये बारिश तो आपने जैसे खुद भी कहा कि यहाँ पे मानसून में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 4 दिन में भी खेल ख़त्म हो सकता है, 3.5 दिन में भी, जो चीज़ बताई जाती है जिस तरह का है कि भाई, लेकिन हमारा सारा इन्हिसार जो है पेस बॉलिंग पे है, तो बैटिंग का तो मुझे सवाल बनता नहीं है। अच्छा, उनकी टीम जो है उनके पास भी पेसर्स अपनी जगह है, बट आई होप के पहले टॉस जो जीतेगा वो। अच्छा, अभी एक और खबर भी सामने आई है तौसीफ भाई कि वो अब जो है इंस्पेक्शन है वो अब 11 बजे फिर होगी, यानी कि अभी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो अंपायर्स जिस पर कंसर्न है, लेकिन अभी सूरज निकल आया तो अभी 10 तो बज चुके हैं, 11 बजे फिर इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या करना है। जी, मैं आपकी न्यूज़ देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जी हवाओं के साथ बारिश का इम्कान, और ये काफ़ी कुछ
चल रहा है उसमें, तो ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पर खेल तो डिस्टर्ब रहेगा, उसकी बात है इसमें। अब देखना हमें ये दायरे, ये टेस्ट सीरीज है और हमें चाहिए भी जो है आगे जाने के लिए हमें जीतना ज़रूरी है। 2-3 सीरीज जो आ रही हैं, तो अब पोजीशन इस वक्त तो हम हावी तो इन पे बहुत हैं, बिल्कुल, बट नेवर नो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर कहीं उन्होंने 300 प्लस रन कर दिए किसी भी तरह हो गए, तो फिर अब तक जो हमारी बैटिंग जो देखे हैं हम पीछे, तो इतनी मुश्किलात बहुत हुई है। अच्छा, मुझे मैं ये जानना चाह रहा था कि इस वक्त जो टीम है, लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि इसके अंदर देखें आप, हुरैरा को चांस दिया गया है, विच इज़ गुड, ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग। साइम अयूब के हवाले से आपकी राय क्या है? क्योंकि टैलेंट तो कहा जा रहा था कि पाया जाता है, लेकिन बहुत से हमने टैलेंटेड प्लेयर्स देखे इन द पास्ट के जो अपने पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। आपको साइम के साथ इशू क्या लगता है? और इस दफ़ा जो इंक्लूड किया गया है, डू यू थिंक कि टेस्ट मैच बेशक एक खेला हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने काफ़ी खेली है, व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम आपकी नज़र में? देखिए, मैं ये एक अच्छा, मैं तो समझ रहा था हमेशा की तरह इसी तरह होगा कि जब फेल हो गया आदमी तो उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे, जो होता आया हमेशा। तो मुझे खुशी है इस बात की कि उस बच्चे में बहुत टैलेंट है, क्योंकि मैंने उसके फर्स्ट क्लास की इनिंग भी देखी, 20 भी, पर थोड़ा सा उसको खुद भी अपने आप को मोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार मुझे कहाँ पर ट्रैप कर रही है कौन सी टीम। तो ये उसको है, बट मुझे खुशी है, एक अच्छा टैलेंट है और बहुत अच्छा इसको, और ये एक अच्छी बात है कि, और ये इसमें क्रेडिट मैं शान मसूद को देता हूँ, डेफिनेटली उसने इंसिस्ट किया होगा और कि मुझे ये, और अगर वो खड़ा हो जाता है तो फिर रन आपके रुकते नहीं है, जो आजकल की क्रिकेट में जिस तरह हम खुद भी कहते हैं कि यार हम लोग बहुत स्लो, हम तो स्लो T20 में जिस तरह खेल रहे हैं, तो टेस्ट में तो फिर अब क्या ही कह सकते हैं, जाहिर है उसमें तो फिर टाइम भी होता है। तौसीफ साहब, जारहाना अंदाज में खेलेंगे, ये स्ट्रेटजी कितनी मददगार साबित होगी टेस्ट मैच को देखते हुए? क्योंकि T20 में तो हम ये चाहते हैं ऐसा करें, जो कि नहीं होता, हमारी टीम नहीं खेल पाती जारहाना अंदाज में। सो ये आप जो उनकी स्ट्रेटजी है हमारे कैप्टन की, उस पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, प्लेयर का एक अपना रोल होता है, सबको नजर आता है। हमारे यहाँ जो प्लेयर हैं वो जारहाना वाले साइम जैसे नजर आते हैं। हमारे टाइम में और भी कई प्लेयर थे जो थे, शर्जील थे, कई ऐसे प्लेयर थे तो जारहाना वाली लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, डेफिनेटली वो इसलिए भी कह रहे होंगे कि हम लोग काफ़ी पीछे हैं इस चीज़ से। शान डेफिनेट खुद भी खेलते हैं, मैंने उनको ऑस्ट्रेलिया में देखा अभी कि वो, लेकिन वो उनका खेल है नहीं एक्चुअली। और ठीक है, आप है इस टाइप की पिच, आप फ्लैट पिचों पे तो इस तरह करके खेल लेंगे, बट जब आपका ये खेल नहीं है तो आपको वो प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, या फिर आपको ऐसी पिचेस पे, आप इस पिच पे आप इतनी जारहाना, कोई भी टीम हो इतनी जारहाना क्रिकेट अगर खेल सकता है तो साइम अयूब खेल सकता है, या 1-2 प्लेयर और हैं वो खेल सकते हैं। बट वही बात है कि आपको अपने आप को दुनिया की क्रिकेट में अगर चेंज करना है तो इस तरह नहीं, ये इतनी ईजी नहीं है आपके लिए, और बहुत मुश्किल होगा आपके लिए जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं। लेकिन कोशिश आप कर सकते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई भी हैं, और अभी उसी का जो है जिसे कहना चाहिए नहीं पता चल पा रहा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब जैसे पहले हम खामोश हो गए वैसे ही हमें खामोश भी हो जाना चाहिए, इसलिए कि टीम तो चेंज कर दी है उन्होंने अपनी जगह, बट स्पिनर्स का बीच में ना रखना वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा है, क्योंकि बैलेंस्ड एक बॉलिंग अटैक होना चाहिए। यू आर वेरी राइट अबाउट दिस कि बांग्लादेश को जो हम पे एज हो सकता है वो ये हो सकता है कि उनका बॉलिंग अटैक बैलेंस्ड है, उसमें स्पिनर्स भी हैं और उसके अंदर फास्ट बॉलर्स भी हैं, तो दैट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हाउ इट गोज। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब। ज़ाहिर है कि अब मैच अभी 11 बजे दोबारा इंस्पेक्शन होगी, तो फिर उसके बाद ही पता चल सकेगा कि मैच कब होना है, कैसे होना है। चलें जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो तवानाई के मुतबादिल ज़राए उस बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की है, और आजकल इस पर बहुत बात भी हो रही है जब से पंजाब ने ऐलान किया है कि हम सस्ती बिजली देंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक मॉडल स्कूल कायम किया है सिंध हुकूमत ने, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये शमसी तवानाई से चलेगा, इन द सेंस के यहाँ पर अब वो मसाइल नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी के जो हम देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
उन्हें ख़ास तौर पे इम्तिहान के दिनों में जब शदीद गर्मी होती है, और इम्तिहान भी उन्हीं दिनों में होते हैं, जून जुलाई, बल्कि मई अप्रैल मई जून जुलाई में होते हैं, तो उसमें बड़ी गर्मी होती है। अब लेकिन ये एक मॉडल स्कूल है, अच्छा इसमें सिर्फ जदीद सहूलियात भी हैं मज़ीद, और साथ में ये भी है कि इन बच्चों को जो तालीम से महरूम है उनको दाखिला दिया जाएगा, और सिंध हुकूमत मुफ्त किताबें भी देगी और यूनिफॉर्म भी फराहम कर रही है। म्यूजिक वाज क्वाइट गुड, और साथ ये है कि रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी, क्योंकि अब ऐसे काफ़ी लोगों को काफ़ी इस पे काम करना चाहिए। ये जो सोलर एनर्जी है, जिस तरह से हम शमसी तवानाई के हवाले से बात कर रहे थे कि हमें एक मिक्स लेके चलना होगा, यूज़ करना होगा। तो खैर अब आगे हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त आप यकीन कीजिए कि मुझसे आज गलती क्या हुई सुबह में कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की और शीशे खुले छोड़े, और उसके बाद आप यकीन करें कि गाड़ी में से उन मक्खियों को जो 1 मिनट के अंदर जो अंदर दाखिल हो गई थी उनको निकालना मेरे लिए मुहाल हो गया, क्योंकि दे वर सो अनविलिंग, और इतनी ढीठ किस्म की मक्खियाँ थीं कि वो बाहर जाने से इनकारी थी। अब सावन का महीना हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम सी होती है, और मैं बाकायदा जा रहा होता हूँ, ये ख़ास तौर पर ये मिठाइयों की दुकानों पर, और ख़ास तौर पर ये जो बाहर जलेबी समोसे रख के बैठे होते हैं वहाँ जो हशर होता है, फिर मुर्गियों वाले की जो गोश्त की दुकानें, ये क्या सुभान अल्लाह, ये जो हमारे भाई हैं इन्होंने क्या सोच के मेरे अल्फाज आने से पहले ही उन्होंने ये आप देखें ये मक्खियाँ, ये मंजर हम सारा साल देखते हैं नहीं, लेकिन सावन में मक्खियाँ ज्यादा होती हैं, बरसात के महीने में बहुत होते हैं। और ये ढीठ का वर्ड आपने यूज किया, बहुत सही इस्तेमाल किया। अब मुझे लगता है पता नहीं इनका एवोल्यूशन प्रोसेस करके बहुत तरक्की कर गई है, इनकी कॉग्निटिव जो इनका जो ब्रेन है वो बहुत तरक्की कर गया है। आप उनको फूंक पा रहे हो आगे से करती हैं, अब वो डरती नहीं है। पहले तो होता था आप जरा सा मूव करते थे मक्खी उड़ जाती थी, अब वो अपनी जगह पे ढीठ की तरह कायम रहते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि अगर मक्खियां वैसे बैठे तो चलो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी भी बहुत ढीठ हैं, हमारा किसी बीमारी ने कुछ नहीं बिगाड़ा अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनकी वजह से कई अमराज आ रहे हैं, यानी कि GI डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी आपको पता है कि वो फैल रही हैं, जिसके अंदर तरह तरह के अमराज, गैस्ट्रो काफ़ी आम हो चुका है, प्लस इससे हेपेटाइटिस भी ज़ाहिर है कि फैलाने में काफ़ी मुआविन साबित हो सकती हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखा जाए तो ये टाइफॉइड में भी ये मक्खियों का काफ़ी रोल हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे अमराज हैं जो फैल सकते हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से अपने आप को महफूज रखें। आजकल वैसे इस मौसम में मक्खियों हट के भी अगर हम बात करें तो H. पाइलोरी भी काफ़ी एक आम ही हो चुका है और जो काफ़ी तकलीफ दे किस्म का मर्ज होता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हसन लियाकत मेमन साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो होता है ना गैस्ट्रो, इसके ऊपर पूरा नाम लो तो हमेशा कुछ ना कुछ बंदा टंग ट्विस्टर बन ही जाता है वैसे। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट ये गलतुलाम हो गया, वैसे अंग्रेजी में गलतुलाम चलता है। स्टमक और एंट्रो फॉर इंटेस्टाइन, तो स्टमक और इंटेस्टाइन के पूरोलॉजिस्ट, और साथ में हमारा हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं। ओके, हेपेटोलॉजिस्ट वो ब्लड से रिलेटेड फॉर हेपेटाइटिस, जिस तरह के मसाइल इससे हो जाते हैं, तो ये बर्ड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स मसाइल। इस वक्त बड़ा रश लगा हुआ है, सो ये इस सीजन में ही हम क्यों ये मसले देखते हैं? जी, जैसा अभी लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, जो बताया कि बारिशों के बाद जो उसके बाद जो हमारे इसके एक तो है कि आपका जो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, और स्पेशली जो हम लोग कचरा वचरे बहुत सारा जमा है, तो वो क्या करता है कि वो ड्रेनेज को और ब्लॉक कर देता है, जिससे बारिशों की वजह से पानी जमा होता है। उसके बाद जो है बेसिकली उससे मक्खियाँ, मच्छर, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो जो जन्म लेती हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली बात है, जैसे हम लोग ढीठ हैं, हमारी मक्खियाँ तो पाकिस्तानी है ना, तो वो भी ढीठ बनेंगी, तो वो फिर लाजिम बात है फिर वो आपके खाने में इस्तेमाल करती हैं। रेजिलिएंट है। तो लाइक अगर बच्चों के टॉफ़ी पे चमक रही हैं, बच्चे खा रहे हैं तो बच्चे बेचारे बीमार हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी है वैसे कुछ का गैस्ट्रो जैसे एक मोस्ट कॉमन तो यही है जो आपने भी डिस्कस की, टाइफाइड बहुत कॉमन है। और आपको मैं बताऊं कि टाइफाइड अभी इतना रेजिस्टेंट हो चुका है कि मतलब हम जो नॉर्मल जो एंटीबायोटिक यूज़ करते थे वो सारी रेजिस्टेंट हो गई हैं अभी। अच्छा। अभी इनके लिए स्पेशल तरह की एंटीबायोटिक, IV एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जा रही है। ओके। वही मतलब जो ना पेशेंट को सेव कर रही है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये भी अगर वो ख़त्म हो गई तो आप यकीन माने, आप कैन इमेजिन कि पेशेंट सिर्फ टाइफाइड से मर रहा है। ये वक्त वो भी आजकल के दौर में, वो भी खुदा ना खास्ता वक्त आज के दौर में। और दूसरा ये है कि मैं ये देख रहा था कि पहले हमारे एक दोस्त को एक हुआ ये मर्ज, फिर उसके बाद अब काफ़ी लोग इसका तस्करा करते हैं, H. पाइलोरी। यस, ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, और ये तो इसके लिए तो बड़े मतलब कि पानी का असल में हमारे यहाँ बहुत अनफॉर्चुनेटली पानी का मसला हल नहीं हो रहा। सही है, इवन जो लोग कहते हैं कि हमारे घरों में पानी आ रहा है वो तो ठीक ही नहीं है, सही है, लेकिन लोग कहते हैं मैंने कैन यूज़ करने शुरू कर दिए हैं या डिफरेंट बॉटलें मैंने मंगवाने शुरू कर दिए।
लेकिन वो लेके आ रहा है जो बंदा, वो खुद बेचारा जो है पान गुटके इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो उसने वाटर फिल्टर लगा लिया और वो आपको यूज़ कर रहा है। उससे क्या पता कि फ़िल्टर कब चेंज करना है, RO कितना रखना है, कोई TDS कितना रखना है, उसका pH कितना रखना है, यू डोंट नो। उसकी जो आपकी बॉटल्स जो है उसको दोबारा क्या वो वॉश करता है, दोबारा उसको स्टेरलाइज करता है, उसका भी प्रॉपर चेन सप्लाई होता है, कोई ध्यान रखता है। तो वो हीट कितनी रहनी चाहिए, वो भारी पड़ी रहती हैं तो वो और कितने कितने दिन तक बाहर रहती हैं, तो वो उनमें जो जरासीम डेवलप हो जाता है, पेशेंट जो है हमारे आ रहे हैं हमारे पास। फिर मैं कहता हूँ हल क्या करें फिर उसका? इसका हल जो मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आप कुछ ना करें, आप पानी को बॉयल करके पानी पिए। गैस ही नहीं आ रही 10 बजे के बाद, सूरज की रोशनी काम अब क्या करें? और अगर आप वो इंडक्शन यूज करते हैं तो बिजली के बिल आ रहे हैं। 10 बजे पहले गैस आ रही है, उसमें आप जो ना सुबह आप बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लें और वही आप पानी इस्तेमाल करें और सबको पिलाएं। मेरे पास पेशेंट आता था, एक पेशेंट उसको जो है मैंने इसको एक दफ़ा ट्रीट किया, थोड़े दिन वो 1 महीने बाद दोबारा आ गया, दोबारा ट्रीट किया, दोबारा। उसके बाद मैंने कहा पानी किस तरह का पीते हैं, कौन सा? तो उसने वही बोला कि बाहर का मिनरल वाटर पीता हूँ। मैं कहा काम करना, पानी करना बॉयल करके पिए आपसे। उसके बाद माशाल्लाह सेटल हो गया। उसके बाद कहते हैं फर्स्ट क्लास। अब नहीं हम ये पहले जो है ना काफ़ी काबिल अमल ये मंसूबा होता था घर में भी। अब क्या होता है कि पानी बॉयल करो ना जिस चीज़ में, एक तो हैसल उसमें होती है, दूसरा देगचे वगैरह जिसमें आप करें, शक्ल ही अजीब है, उसकी अंदर से वो पता नहीं क्या क्या ऐसे केमिकल उस पानी में होता है कि वो नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। जी, तो आप खुद समझे ना कि अगर ऐसा करे तो हाँ, वो हमारी जब बॉडी में जाएगा तो वो किस तरह से वो डैमेजिंग हो जाएगा वो। तो इवन जो मैं कहता हूँ अगर आपको जो घर वाला पानी आपको प्रॉब्लम करता है, जो बाहर से जो आप कैंस लेके आ रहे हैं, आप उनको बॉयल कर लें, उनको भी बॉयल करके पानी पी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बेस्ट सोल्यूशन ये भी है कि इस सीज़न में, खासतौर पे बरसात के सीज़न में, बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, उनको अवॉइड करें, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे उस सफाई का उस तरह ख्याल नहीं रखा जाता। इसमें तो एक चीज़ ये है कि पकौड़े समोसे तो चलो बाहर से आ रहे हैं, आपने अवॉइड कर लिए, लेकिन सब्जियाँ आ रही हैं, फल आ रहे हैं, ये गोश्त जो आ रहा होता है जी, उसके अंदर मक्खियाँ जिस तरीके से बहुतात होती हैं, धोने में क्या एहतियात करें, क्या करें उसके अंदर? मतलब वैसे तो ज़ाहिर है कि गोश्त तो पक जाएगा, आप साबुन लगा के धोएं, गोश्त तो पक जाएगा। देखो गोश्त के ना प्रॉपर, एक तो ना आप प्रॉपर जगह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जो मुर्गियाँ ना अपने सामने कटवाएं, ये नहीं कि जो सुबह की मुर्गियाँ रखी हुई हैं शाम तक वही मुर्गे चला रहा है, उसमें स्मेल हो जाती है। गोश्त भी आप प्रॉपर ऐसी जगह से लें जिसका गोश्त आपको लेकिन उसका जल्दी खत्म हो जाता है, और देखें प्रॉपर कि उसमें बदबू स्मेल तो नहीं आ रही है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि लोग सुबह से लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरी कम इल्मी को एक्सप्लेन किया सदफ ने बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन क्या जो मक्खियाँ बैठने के बायस जो जरासीम होते हैं जितने भी होते हैं सारे के सारे पकने से खत्म हो जाते होंगे? अगर हाँ हाई टेम्परेचर पर अगर मैं किया तो उसमें ऑलमोस्ट सारे जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। अच्छे से भून लेना गोश्त को, अच्छे से अगर आपने जो है उसको पका लिया। और ये सोच में रखें कि यहाँ पर भुनाई का जो प्रोसेस होता है ना बड़ा पाकिस्तानी प्रोसेस, लेकिन इसमें वही बात है ना, अगर मरी हुई मुर्गी है इसमें या मरा हुआ गोश्त लिया तो आपने वो उसमें तो ये बड़ी स्किल्स होती है कि आपने गोश्त कैसा लेना है, उसकी अपने इंग्रेडिएंट्स, जिंदा मुर्गी पकाएं और उसके प्रॉपर गोश्त हो, अच्छा गोश्त हो। और डॉक्टर साहब एक इशू ये है कि स्टमक के इशू होते हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, या जो और इससे रिलेटेड इशूज हैं, लोग बस खुद मेडिसिन घर में उन्होंने रखी हुई होती हैं, उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि एंटीबायोटिक भी रखी हुई है और वो पहले ही दिन उसका इस्तेमाल करते हैं। नाम भी आपको पता ही होंगे कौन कौन से। वो एक तो गोली होती है फौरन ही खा ली जाती है, वो मुझे काफी अरसे बाद पता चला कि वो एंटीबायोटिक है। ठीक है, अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो एक साशे आता है, पानी में घोल के पीते हैं और फिर थोड़ा सा पानी ऊपर से और पीते हैं, वो भी लोग खुद ही यूज कर रहे हैं। ये क्या मतलब इसका जरा बताएं अवेयरनेस लोगों को। वैसे बहुत अलार्मिंग है, जैसे मैंने बताया आपको, जो हमारे पर टाइफाइड क्यों रेजिस्टेंट होता जा रहा है, उसकी वजह ये है, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह ये है कि हमने जो है एंटीबायोटिक ले ली, उससे थोड़ा सा इजी हो गया, अब आपने छोड़ दिया आपने। तो वो जो जरासीम है वो कहते हैं कि यार अच्छा ने ये किया, वो अपने फिर जो है ना वो अपने चेंज करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है, अपने आप को वो रीमैच्योर करता है कि यार मेरा अब मुझे इस तरह से रहना है, मुझे कि अब ये एंटीबायोटिक है कि इसके खिलाफ मैं लड़ सकूंगा मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल ये जो ये एंटीबायोटिक की तो बात हो रही थी, प्रोबायोटिक्स हैं, मिसाल के तौर पर योगर्ट का इस्तेमाल मैं कोशिश करता हूँ रखूँ कि वो नेचुरल एक प्रोबायोटिक है। साशेज वगैरह भी आजकल काफ़ी आ रहे होते हैं, आर दे गुड टू यूज़? प्रोबायोटिक्स आर बेसिकली दे आर गुड टू यूज़। सबसे अच्छा तो नेचुरल, जैसा आपने बताया ना, योगर्ट इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट तो वही है, आप इस्तेमाल करें। लेकिन उसमें जो है ना डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं जो कि गट के लिए बेनिफिशियल हैं, स्पेशली अगर कोई कोलाइटिस है किसी को या और किसी को डायरिया है तो उसमें दे आर रियली हेल्पफुल उसके लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है घर में बैठे हैं वैसे भी तो मैं वो खा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि ना आप योगर्ट ले लें, जो नेचुरल जो वे आता है वो ले लें आप जो बता रहे हैं कि जो आजकल ऐसे है कि एक पेशेंट तो मेरे पास आया अभी कल ही की बात है, तो वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे गैस का इतना इशू है कि घर पे भी मेरे वो गैविस्कॉन रखी हुई है,
गाड़ी में बैठता हूँ तो गैविस्कॉन, ऑफिस में जाऊँ तो गैविस्कॉन। तो मैंने कहा आपकी खाने पीने की क्या रूटीन है? तो कह रहे मैं तो आए दिन खाना बाहर से खाता हूँ मैं। माशाल्लाह। तो उसको जब समझाओ तो वो समझ नहीं आती, कहते हैं डॉक्टर साहब आई एम फूड लवर, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, मैं तो बाहर के खाने बहुत शौक से खाता हूँ। तो जब बाहर के खाने खाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यू आर डिस्टर्बिंग योर टमी, आपके जो स्टमक है उसमें आप एश पाइलरी इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं एक तो गंदे पानी से और बाहर के खाने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सब जो है ना फायर फाइटिंग मेजर्स लेते हैं कि जो हो रहा है उस वक्त उसको ठीक कर दो। यस, उस वक्त सही कर दो। मतलब आप देखें ना वो अंदर में स्टमक में अगर कोई अल्सर बना हुआ है तो आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो थोड़ा सा आपने वो मेडिसिनली हील हुआ आपने। यहाँ पे अगर बड़ा जख्म बन गया तो आप क्या करेंगे? आप उसको पानी से वॉश करेंगे, मतलब सेव करेंगे उसको, इसको डिटॉल लगाया, उसके बाद मरहम लगाया, एक हफ्ते तक पूरा प्रॉपर उसको करेंगे, टाइम देंगे उसको आप। इसी तरह से अगर आपके स्टमक में अल्सर बन गया है तो आपने उसको भी ख्याल रखना। ये नहीं कि अपनी डॉक्टर साहब दर्द नहीं हो रहा, अब तो मैं ठीक हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना वो बाहर से ये खाना है 2 दिन बाद, तो भाई आप क्या कर रहे हैं? खुद ही अपना जो अल्सर हील नहीं करेंगे तो फिर अल्सर की अपनी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ठीक है। अल्सर इटसेल्फ स्टार्टिंग में इतना खतरनाक नहीं होता, एश पाइलरी इतना खतरनाक नहीं होता, बट अगर आपने उसका ख्याल नहीं रखा that can lead to the further complications हो सकते हैं ना कि उसकी डायग्नोस्टिक्स कैसे हैं, फिर उसके अंदर बाज़ औक़ात सर्जरी की नौबत भी आ जाती है, फिर कोलोनोस्कोपी और 10 तरह के मसाइल हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ले तो बहुत ज़्यादा ही दैट एंड इजी। थैंक यू सो मच। आजकल स्ट्रेस एंजाइटी इतना ज़्यादा कॉमन है कि जिस वजह से जो ना पेशेंट का आपकी जो गट डिस्टर्ब होती है, और इस वक्त IBS के जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसका ताल्लुक इसी से होता है, स्ट्रेस से। इसकी इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं कि आप सोचिए, मतलब मोर देन 50% पेशेंट आपके पास IBS वाले ही आ रहे हैं। आओ तो बैठे हैं तो पहले ही बैठेंगे आप, भाई आपका मसला क्या है? डॉक्टर साहब क्या बताएं, बिजली के बिल इतने हैं, घर के किराए इतने हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीसें निकाली, ये करने, कहाँ से मैं आप पूरे करें? तो ये मसले मसाइल इतने हैं, इसका भी इशू असर तो आपके गट पे पड़ता है। वो डेफिनेटली आपकी गट पे इफेक्ट करता है और फिर वो विशेष सर्कल बन जाता है, गट फर्दर आपके दिमाग पे चढ़ गई, वो गैस आपके और वो जो एक ऑब्सेसिव ईटिंग है ना वो भी इसी का पार्ट बन जाती है, बिकॉज आप अपने आप को माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरह बाहर की फूड जो ज़्यादा आपको टेस्ट बड को अपील करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। बर्पिंग ज़्यादा करेंगे, गैस करेंगे, आप ऑफिस में ना काम कर सकेंगे, सही है, आपके सराउंडिंग बैठा है वो भी आपसे परेशान, आप खुद परेशान, यू विल नॉट बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर फोकस, और फिर काम कर ही नहीं सकेंगे आप। तो जिस वजह से ना आप ऑफिस में भी अपने पीछे चले जाते हैं, और ये जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है लाइक फैटी लिवर होना, और जो जिगर की जो और जो मसले मसाइल हैं, जो हेपेटाइटिस है, वो सारी चीज़ें ना जो बाहर के खाने लेते हैं उससे होता है। तो बाहर के खाने स्पेशली बहुत एहतियात करें, और पानी बॉईल करके पिए, पानी बॉईल करके पिए। अगर आपके घर में गैस अवेलेबल है, नहीं तो उस टाइम पर करें जब तक गैस अवेलेबल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी, और स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, ये मसाइल ज़िंदगी में चलते रहते हैं। चलें जी, अब एक वक्फा, क्योंकि वक्फा बहुत ज़रूरी है। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़ाहिर है हम अब जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं उसका साइंस से ताल्लुक़ है, और बड़ी इस पर दुनिया भर में तो कहते हैं ना बच्चों को स्कूल से ही बहुत एजुकेशन फराहम की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ एक कन्वेंशनल अभी तक वो टेक्स्ट बुक वाला सारा मामला है जिसको अपग्रेड भी नहीं किया जाता। तो अब सितारों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यासिर अली नौजवान है जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। उन्होंने एक टेलीस्कोप ख़रीदा और उसके ज़रिए वो जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है उससे रिलेटेड, वो आगे आने वाली नस्ल को मुंतकिल करने की ख्वाहिश भी रखते हैं। तो वो हर महीने रावलपिंडी के चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के लिए तकरीब भी रखते हैं। उन्हें फलकियात के हवाले से बाकायदा तौर पे सेशंस होते हैं और बच्चों को इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं। और आप ये देखें, दूरबीन खरीदने का तो लोगों को बड़ा शौक होता था, और इधर उधर मोहल्लों में इधर उधर नज़र रखने पे, लेकिन ये एक पॉजिटिव सोच है कि वो टेलीस्कोप खरीद कर स्पेस में नज़र रख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये वो दूरबीन नहीं है जो वो है ना टेलीस्कोप, ताका झांकी वाली नहीं है, लेकिन रेंज अच्छी होगी। इधर भी अशफाक ने जो है इसको बिल्कुल ही एक डिफरेंट तो बहरहाल एंगल दे दिया है। बहरहाल यासिर इज डूइंग समथिंग वेरी पॉजिटिव। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक हियर। तो वो हर महीने रावलपिंडी के चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के लिए तकरीब रखते हैं। उन्हें स्कूल और कॉलेजेस में तलबा को चांद और फल्कियात पर, यानी कि आसमान वाले चांद और फल्कियात के हवाले से खुसूसी सेशंस के लिए भी बुलाया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के बानी यासिर अली। यासिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये शौक़ कैसे आया कि आपने आसमान में मौजूद चांद और सैयारों को और इस तरीके से चीज़ों को देखना है। हाउ डिड इट स्टार्ट? जी,
बिल्कुल, ये शौक़ तो बचपन से ही था। असल में बुनियाद तो इसकी बचपन में ही होती है। हम जब अपने गांव जाया करते थे हमारे बचपन में, तो वहाँ पर बाहर सोने का रवाज हुआ करता था। ऐसा ही है। तो रात को जब हम सोते थे तो आसमान पे सितारे देखते हुए सोते थे, और हमारे बड़े हमें बताते थे कि ये दुब्बे अकबर है, यानी कि उर्सा मेजर जिसको कहा जाता है, और ये फ़लाँ सितारे हैं। रात को, आधी रात को अगर आँख खुले तो हम देखते थे कि वो सितारे आगे मूव कर चुके हैं, वो वाले अब उनकी जगह नए सितारे हैं। तो फिर ये बड़ा फैसिनेट करता था कि ये कैसे हो रहा है, इतना मूवमेंट कैसे हो रही है, ये सारा कुछ क्या है। इस बुनियाद पे बेसिकली मैंने इसको सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि ये आखिर जो छोटी छोटी सी चीज़ें नज़र आती हैं आसमान पे, ये सितारे एक चीज़ ये असल बड़ी में हैं क्या? इट इज़ टोटली रिलेटेबल इन द सेंस कि हम भी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो बाहर, क्योंकि गांव देहात में रोशनी वगैरह ये जो मसनूई रोशनियाँ नहीं पड़ती हैं आसमान पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बड़ा एक इंटरेस्ट होता था इस तरह से नोटिस करना। और मैं ये देखता था कि वहाँ पर अगर आपके पास टीवी नहीं है या इवन घड़ी नहीं है, तो इवन ये सितारों की मूवमेंट से ही सुबह होने का या फिर अजान के वक्त का तयन भी किया जाता था। बड़ी चीज़ें उससे डिसाइड होती थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि पुराने वक्तों में तो फसल की कटाई और बिजाई तक का मामला जो सा है वो सितारों से ही किया जाता था। इवन के आज भी जो नेविगेशन के सिस्टम्स हैं वो बुनियादी तौर पे सितारों की ही मरहूने मेहनत काम करते हैं। तो वहाँ से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये नेविगेशन का पूरा सिस्टम है अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ था आसमान में। यहाँ से ये शौक़ बुनियादी तौर पे जो आपका सवाल था वो ये कि वहाँ से शुरू हुआ था काम, और फिर इसको पढ़ना शुरू किया और पता चला कि ये हम अकेले तो नहीं हैं, ये एक सूरज, जो कि सूरज असल में एक सितारा भी है। तो इस तरह के 400 अरब तक सितारे हमारी अपनी मिल्की वे कहकशां के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही हैरान कुन बात थी कि इतनी बड़ी तादाद में सितारों की मौजूदगी, और ये सिर्फ हमारी कहकशां है। फिर जब हमने मज़ीद पढ़ा तो पता चला कि साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो कि हमसे दुगना बड़ी है, यानी कि उसमें तकरीबन 1000 अरब तक सितारे मौजूद हैं। तो बड़ा अजीब सा एक था कि इतनी वसी कायनात में हम बैठे हुए। एक अलग दुनिया, ज़ाहिर है भी वो अलग दुनिया जिसको आप जानने की, और अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर होना है। यहाँ से आपने एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी बनाई। इस सोसाइटी में, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये बड़ा यूजुअली जो है वो ड्राई समझा जाता है, और अगर इसको अच्छे से बड़े फन के साथ उसमें बताया जाए तो बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस तरह के, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि बच्चे आजकल के किस तरह के सवालात पूछते हैं, और क्या उनकी लर्निंग आपको लग रहा है कि वो उसको एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम ये रावलपिंडी में ये प्रोग्राम मुनक्किद कराते हैं। रावलपिंडी एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी और स्पेस साइंसेस ग्रुप है हमारा फेसबुक पे। 2 ये ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में भी काम कर रहे हैं। बच्चे जब आते हैं तो बहुत ही जी एक्साइटमेंट होती है उनकी। पहले तो उनको उम्मीद ही नहीं होती कि जब टेलीस्कोप के आई पीस से आँख लगाएंगे तो उनको नज़र क्या आएगा। तो जब वो चांद को देखते हैं और उसके ऊपर मौजूद जो गड्ढे हैं, जो क्रैटर्स हैं, और जो उसके ऊपर माउंटेन्स हैं, वो उनको देखते हैं तो फिर वो बड़े उनके तासुरात जो उनसे हैं वो असल में हमारी उस दिन की जो कमाई होती है मेन वो होती है कि जो उनके चेहरे से जो उनकी खुशी जाहिर हो रही होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बच्चों को ये काम। बुनियादी तौर पे इसका मकसद भी यही था कि जो चीज़ें हमें अपने शुरू के वक्त में नहीं मिल सकी थी और सिर्फ हम आंखों से देखकर इसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, बहुत लेट मिली। तो बुनियादी तौर पे ये मकसद ही इस सोसाइटी का और ये काम करने का ये है कि उन बच्चों को आज वो हम फीड कर सकें ताकि कल कला वो इसमें आगे एक्सेल करें और मुल्क का, कौम का नाम रोशन करें। हो सकता है इनमें कोई एक सितारा मौजूद हो जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम पैदा कर दे और दुनिया में ऐसे बड़ा नाम। सितारों का आपने तज़किरा किया ना, तो वन लास्ट थिंग कि हम बेसिकली जो तहकीक हुई उसने ये बताया कि आपको पता है कि वहाँ पर स्पेस में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स से, और उसी हिसाब से डिस्टेंस की भी बात होती है। फिर ये भी हमें पता चला कि भाई कई सितारे ऐसे हैं स्पेस में जो हमें देख पा रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि उनकी रोशनी हम तक उस वक्त पहुँची हो कि वो तब तक वो मर चुके हों, मादूम हो चुके हों। तो ये एक बड़ा, ये भी एक इंटरेस्ट इटसेल्फ क्रिएट करता है लोगों में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी हम स्पेस में देखते हैं ना जी, तो वो हम हाल नहीं देख रहे होते हैं, वो हम माजी ही देख रहे होते हैं।
यानी कि अगर इसकी आम मिसाल बताऊं कि जब सूरज से हमारे तक रोशनी पहुंचती है तो वो 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लेती है। ये टाइम बेसिकली वो है जो रोशनी को लगता है। तो हम 8 मिनट और 20 सेकंड पुराना सूरज देख रहे होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नमाजों की औकात बदल दिए जाएं, लेकिन हमने अपने देखने के एतबार से ही करना है। बट एक साइंटिफिकली एक चीज़ है जो हम 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी देख रहे हैं। इसी तरह से सितारे जो हमसे जितने दूर हैं जी, जितने दूर हैं उतना ही पुराना हम उनका इमेज देख रहे हैं। अगर वो 1 साल पुराना, 1 साल का लाइट डिस्टेंस है उसका, तो वो हम 1 साल पुरानी तस्वीर उसकी देख रहे हैं। जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, तो हम उसकी 25 लाख साल पुरानी तस्वीर देख रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पर फिनोमेना ऐसे ही काम करता है। हम हाल नहीं देख रहे हैं स्पेस में, जब माजी देख रहे हैं हम उसका माजी देख रहे होते हैं। यानी कि वो जो कहते हैं ना, एक डिफरेंट टाइम जोन में हम चले गए हैं और सालों पीछे चले गए, बल्कि लाखों सालों पीछे चले। थैंक यू सो मच यासिर, बहुत शुक्रिया। और आपने खुद भी कहा कि जब बच्चे इस तरह इंटरेस्ट लेंगे तो फिर आगे इस फील्ड में ये जब बड़े होंगे तो बड़े नाम भी बना सकते हो, और इससे ज़ाहिर है मुल्क में भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा जी, खबर है हमारे पास। अच्छा जी, खबर हमारे पास कोई आई है और मैं उस खबर की तलाश में हूँ, और ज़ाहिर है कि एक इंटरेस्टिंग खबर है। आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि सदर पाकिस्तान है, उनसे मुतालिक एक ख़बर है जो हम आप तक बेसिकली पहुँचा रहे हैं, और वो ये है कि दहशत गर्दी से मुतासरीन के आलमी दिन पर उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है। मुल्क दिफा में जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं, ये कहा सदर आसिफ अली जरदारी ने। और बिलाशुबा एक बात उन्होंने की कि पाकिस्तान ने बड़ी कीमत चुकाई है दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में, और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया गया था। आसिफ अली जरदारी का अपनी स्टेटमेंट देखा और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे ज़ाहिर है आपको याद होगा कि जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, पाकिस्तानियों की उसमें बड़ी कुर्बानियाँ हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को भी इस पर नुकसान पहुंचा है। तो ये उनका स्टेटमेंट इस हवाले से कि भाई पाकिस्तान की कोशिशों को, पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर हमारी अगर हम बात करें कि जो हमें मसाइल रहे इंटरनल भी और बैरूनी भी, उसमें जो एक बैनुल-अक़वामी ताउन है उसको मज़ीद मजबूत भी बनाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जब जब इस तरह की मसाइल आए, पाकिस्तान ने बढ़कर जी बताया कि हम भी चाहते हैं कि दहशत गर्दी का खात्मा हो और अमन कायम हो। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। और इस दुआ के साथ सेगमेंट का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे बुज़ुर्गों का साया हम पर सलामत रखे। और दुनिया भर में आज सीनियर सिटीज़न यानी बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और जब हम बच्चों की बात करते हैं ना, हम उन्हें घर की रौनक कहते हैं, लेकिन अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो वो हमारे लिए छाँव हैं, वो हमारे लिए शफ़क़त हैं, और उनके जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम अपने मज़हब की भी बात करें तो बड़ी ताकीद की गई है हुस्न सलूक की, यानी यहाँ तक कहा गया है कि माँ बाप को आपने उफ़ तक नहीं कहनी है। तो बुज़ुर्गों का एहतराम हम पे लाजिम है। लेकिन आजकल का जो दौर है जिसमें नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई किसी को टाइम नहीं दे रहा है, तो और साथ में एक जो फिनोमिनन है जिसे समझें वो केयर गिवर जो बर्न आउट है वो भी लोगों के लिए बड़ा बर्डन में जाता है। उससे हम देखते हैं कि चपकलिश होती है। जब माँ बाप ऐसी एज को पहुँच जाते हैं तो भाइयों में, बहन भाइयों में ये झगड़े हो रहे होते हैं कि हम इन्हें अपने घर रखें या वो उन्हें घर रखें, कौन संभाले, कौन केयर करे। तो इस पर बात कर लेते हैं। क्या किया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर अमरीन करी साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अमरीन। सदफ ने कुछ चीज़ों का अहाता किया, और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो कहा जाता है कि औलाद की कई रिश्तों की असलियत के बारे में कहा जाता है कि कैसे पता चलती है। तो औलाद की असलियत उस वक्त पता चलती है जब वालिदैन उम्र रसीदा हो जाएं, तब वो किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि बचपन में जब उन पर डिपेंडेंट होते हैं तो तब तो सब चीज़ें ज़ाहिर है कि वही करते हैं मोस्टली जो उनके हक में होती हैं, क्योंकि उनके वालिदैन की ज़रूरत होती है। आपका इस पर नुक्ता नज़र क्या है, ये जो आजकल चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और थैंक यू सदफ इशफाक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और लेकिन इसकी अवेयरनेस, इसको प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। जैसे आपने बात की कि बच्चों के जैसे आलमी दिन मनाए जाते हैं, इससे पहले एक सेगमेंट था बच्चों की एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है। अब ये जो आज का दिन जो प्रमोट किया जा रहा है, जिसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका बेसिकली मकसद यही है कि जो एक पहले फैमिली सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका बड़ा अमल दखल रहता था फैमिली में भी,
और बच्चे चाहे बड़े भी हो जाते थे लेकिन फिर भी एक फैमिली सिस्टम था, रात को सब इकट्ठे बैठते थे और उनके डिसीजंस हुआ करते थे। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये सिस्टम हमारे यहाँ भी ख़त्म हो गया। ये सिस्टम, ये जो आज इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, बेसिकली ये तो बाहर के लिए था कि जहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं थे, तो उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया कि हम इनको, जो हमारी नई नस्ल आ रही है उनको अवेयरनेस दें कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, इनकी क्या अचीवमेंट थी, उन्होंने कैसे लाइफ गुजारी, ताकि कहीं ना कहीं वो नई जनरेशन को उनके साथ मिलाएं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में इसकी ज़रूरत होती जा रही है। पेरेंट्स जो है हमेशा सारी उम्र अपने बच्चों के लिए प्लान्स करते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स करते हैं, सारी उम्र उनके लिए टाइम गुजारते हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने अपने लिए कोई प्लान नहीं किया होता, राइट? अपना जो रिटायरमेंट के बाद के कोई उनके प्लान्स नहीं होते। तो होता क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाते, डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़, अपने जॉब पर सब बिजी हो जाते, तो उस वक्त जो सारी उम्र एक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स ने एफर्ट्स किए, गोल उनका खत्म हो जाता है, मसरूफ टाइम गुजारा होता है, वो गोल खत्म हो जाता है। जब उनका टाइम फल खाने का आता है तो वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। उनके पास साइड पे कोई होता ही नहीं जिसके साथ बैठ के वो वक्त गुजारे। And they are तो मेरे ख्याल clueless। में ये जो अवेयरनेस है, हाँ, they are clueless कि हम क्या करें, हमारे बच्चे तो बिजी हो गए और हमने तो सारी जिंदगी बच्चों पे ही फोकस किया, अब बच्चे जो हैं उनका फोकस कहीं और है। तो इसके लिए क्या किया जाए अमरीन? फिर आज की टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनको भी किस तरह हम उससे जोड़ें और या हम उनको कितना टाइम दे सकें, क्या करें हम? देखिए, इसके लिए हमें बहुत से इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है और लेने पड़ेंगे। हमारे यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात हो रही है, यूथ के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं पे भी हमारे सीनियर सिटीजन का कहीं पे नाम नहीं आता। उनकी सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन आती कि जी इनकी पेंशन है और पेंशन के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद की लाइफ क्या है वो किसी को नहीं पता। हमें एक अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, ना कि न्यू जनरेशन को बल्कि साथ सीनियर सिटीजन को भी, कि 50-60 के रिटायरमेंट के बाद लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, लाइफ स्टार्ट होती है। आप वो सारे काम कर सकते हैं जो लाइफ में आप नहीं कर सके। तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस बेसिकली उनको देने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे प्लान करें जहाँ पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकें, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स से मिलें, आप कोई गेम खेल सकते हैं, कोई ऐसी, हमारे यहाँ पे ऐसी इंस्टीट्यूट, ऐसी एकेडमीज, कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ उनकी वेल बीइंग के ऊपर काम हो, जहाँ वो सोशल आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको इस चीज़ पे ट्रेनिंग दी जाए कि यू आर नॉट आइसोलेटेड। एक्टिविटी होनी चाहिए। सो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैंने पहले यही कहा कि हम अपने प्लान्स करते ही नहीं हैं कि हम आफ्टर 50-60 हम क्या करेंगे। हमारे पास, हमारे बुजुर्ग के पास सिर्फ एक टाइम रह जाता है, वो है इंतज़ार कि कब सारे घर आएंगे और हम बातचीत करेंगे। लेकिन उस दौरान वो क्या करते हैं हम भी नहीं सोचते, हमारी फैमिली भी नहीं सोचती, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। तो फिर तो ये चीज़, इसका सेलिब्रेशन तो सिर्फ ख़त्म हो जाता है, ये सिर्फ एक डे हो जाता है। जी, सो आज अगर हम ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वी नीड टू गिव अवेयरनेस टू एवरीवन, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो बच्चे हैं। वी नीड टू प्लान समथिंग, सम एक्टिविटी, कोई उनके लिए ऐसा हाउस हो, कोई क्लब हो, क्योंकि क्लब्स और जो ऐसी चीज़ें होती है वो एक खास, आपको पता है कि सोसाइटी के लिए, एक खास क्लास के लिए होते हैं जहाँ पे बुजुर्ग जा रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, उनके क्या प्लान्स हैं? हमें उनके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। सो वी शुड ओपन सच एक्टिविटीज़। आप हर एरिया में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे आपके पीछे सेगमेंट में उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि बच्चों में ये चीज़ की अवेयरनेस दें, तो व्हाई नॉट वी कैन सेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज सच थिंग फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स, ताकि वो भी कुछ सोचें, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं और उनको ये ना लगे कि बुढ़ापा आ गया हमारा तो अब हमारी लाइफ खत्म हो चुकी हुई है। और अगर आप अक्सर बुजुर्गों से बात भी करें तो वो कहते हैं अब मैंने क्या करना है, मेरी तो लाइफ खत्म हो गई है। उनकी ये थॉट हो जाती है कि बस लाइफ खत्म हो गई है, को ब्रेक करना होगा, उन्हें बताना होगा कि भाई जिंदगी में हम बाहर अक्सर देखते हैं, वेस्ट में ये बड़ा कल्चर है कि जो ओल्ड एज कपल होते हैं वो ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं। सो वो उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी जमा की होती है वो उसे अपने ऊपर खर्च करते हैं। हमारे यहाँ के पेरेंट्स बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो उनको भी प्रोवाइड करें, जबकि उन्हें बताना चाहिए कि अब आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। डू समथिंग ऑन योर ओन फॉर योर ओन सेल्फ, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच अमरीन नसरी, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सारा दिन बात हो सकती है, हर वक्त बात हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको इम्पोर्टेंस देना, ज़िंदगी के मशवरों में उनको इम्पोर्टेंस देना, उनको फील करवाना कि आप अभी भी बहुत रेलिवेंट है, आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये एहसास बहुत काम करता है। अच्छा जी, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया है। हाँ जी, मैच बेसिकली एंजॉय कीजिएगा, शो तो आप हमारा देख चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।